हेलो एवरीवन। बच्चों को क्या इश्यूज रहते हैं, कंटिन्यूसली हम लोग समझते रहते हैं, देखते रहते हैं, और उसको ध्यान में रख के हम लोग नई नई चीजें बनाते रहते हैं। और हम लेकर आए हैं पूरी फाड़ू चार्ट बुक, जो फर्स्ट एडिशन है उसका पूरा रिवीजन 10 घंटे में। ये एक अल्टीमेट अनबिलीवेबल रिवीजन टूल होगा बच्चों के लिए। आप मल्टीपल टाइम रिवाइज करिए, लास्ट डे पे रिवाइज करिए। जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम बच्चे फेस करते थे, वो प्रॉब्लम ये दूर कर देगा। ये ओल्ड कोर्स न्यू कोर्स दोनों बच्चों के लिए। देखिए, फाड़ू चार्ट बुक आपके सामने रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूरी चीजें वहां से कवर की है। बहुत ही कॉस्ट बेसिस में हम बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, आप वी स्मार्ट के साइट पे जाइए, ऑडिट गुरु के साइट पे जाइए, और चार्ट बुक आपको आसानी से मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दी हुई है। ये बहुत ही फास्ट, आप समझ रहे हैं, और 75% ऑफ द पोर्शन 10 घंटे में कवर हो रहा है। इट हैज टू बी सुपर फास्ट, और ऑडिट को इतना वॉल्यूमलेस माना जाता है। वेरी फास्ट, जीरो टू नो एक्सप्लेनेशन के आसपास रहेगा। प्लीज ये एक्सपेक्ट मत करिए, और उसके हिसाब से मेरी इमेज भी मत बनाइए। ये मल्टीपल रिविजन्स और लास्ट डे रिविजन्स के बहुत काम आएगा। आप देखिए, स्टडी शुरू करने के पहले इसको एक बार सुन लीजिए। हम टाइम स्टैम्प दे रहे हैं, आप इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे तो और अच्छा है। पढ़ने से पहले सुन लीजिए, आपको 20-30% क्लैरिटी आ जाएगी। पढ़ाई करने के साथ धीरे धीरे सुनिए और क्लैरिटी बढ़ेगी। स्टडी के बाद में उसको बार बार सुनिए, दिमाग में चीजें फिट बैठ जाएगी। आखिरी दिन आप सुनिए, आपकी पढ़ाई फटाफट हो जाएगी। इसमें 75% पोर्शन कवर्ड है। 25% पोर्शन की भी चिंता मत करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए, उस पर देखिए। हम जल्दी वहां पर ऑडियोज 25% के पूरे ऑडियोज हम दे देंगे, उसका एबीसी एनालिसिस देंगे, कॉन्सेप्ट वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी देंगे। तो 25% के लिए भी हम आपके साथ में जुड़े रहेंगे। और उसके चार्ट्स पे भी हम लोग काम कर रहे हैं। अगर मैं गारंटी नहीं देता उसकी, जितने भी चार्ट्स बनेंगे, जैसे भी बनेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उसको भी आपको प्रोवाइड कर दूं। आई प्रोवाइड दैट ऑल्सो टू यू। तो हमारा जो यूट्यूब चैनल है, वी स्मार्ट का यूट्यूब चैनल, और ऑडिट गुरु रवि टावरी चैनल, और टेलीग्राम में ऑडिट गुरु चैनल को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि वहां पर इंपॉर्टेंट चीजें मैं लाने वाला हूं। आखिरी दिन फाड़ू प्लस परम होना चाहिए, ताकि कॉन्सेप्ट भी पूरे क्लियर रहे और परम क्वेश्चन बैंक भी। अगर आपको थोड़ी तकलीफ जाए तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस तो कम से कम करे ही करे। मैं तो चाहूंगा पूरा करे। 25 और जो 25% पोर्शन है, उसमें भास्कर प्लस परम होना चाहिए। यहां पे अभी हम आगे एबीसी एनालिसिस डालने वाले हैं। चैप्टर का एबीसी एनालिसिस, चैप्टर के अंदर कॉन्सेप्ट वाइज एबीसी एनालिसिस। देखिए, मैं बहुत ज्यादा सपोर्ट नहीं करता, लेकिन किसी के पास में समय की बहुत ज्यादा कमी है तो फिर उसको फॉलो शायद करना पड़े। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की लिस्ट हम हर बार देते हैं, वो भी देंगे। क्यूएनए वीडियोस जो है, ठीक है, क्यूएनए वीडियोस हम हमारे परम क्वेश्चन बैंक के हर क्वेश्चन का हम वीडियो बना रहे हैं, वो भी मैं देने की पूरी कोशिश करूंगा। जो भी आपके क्लोज फ्रेंड है, आप केयर करते हो, आप चाहते हो कि यार उनकी पढ़ाई बहुत बढ़िया हो, ठीक है, अच्छी रहे, तो आप उनके साथ में इसको शेयर कर सकते हैं। इसको बहुत अच्छे से देखिए, पूरा देखिए, मल्टीपल देखिए। आप जरूर जरूर आपके कमेंट्स जरूर डालें, और आपको मजा आया तो शेयर जरूर करें। हमारा खून बढ़ जाता है, ऐसा लगता है कि जितनी मेहनत की, बहुत मेहनत की इसको बनाने में, बहुत 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 ज्यादा मेहनत की इसको बनाने में। दिखने के लिए 10 घंटे, लेकिन इस पे जो नंबर ऑफ आवर्स हमने स्पेंड किए हैं, दैट इज ह्यूज। इतना यूनिक चीज बनाने के लिए तो हमको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है, खून बढ़ जाता है, और कुछ और बेहतर कर कर लाए। ठीक है, जो बच्चे हमसे रेगुलर कोर्स और फास्ट ट्रैक कोर्स ले चुके, उनके लिए तो बहुत ही मतलब सोने सुहागा, लेकिन बाकी लोग भी इसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। कोर ऑडिट प्रोसेस हमारा स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग का बेस बहुत बढ़िया बना देगा। 5 फेज होता है इसके अंदर। पहला होता है इनिशियल फेज, उसके बाद में होता है प्लानिंग और रिस्क असेसमेंट फेज, उसके बाद में होता है एग्जीक्यूशन फेज, देन होता है रिपोर्टिंग, और उसके बाद में अदर। पहला इनिशियल फेज हम लोग शुरू करते हैं। क्लाइंट आता है और हमको ऑडिट ऑफर करता है। रिसेप्शन पे उसको पूछ लेते हैं, बेटा प्री कंडीशन फुलफिल करते हो क्या? पहली कंडीशन अग्रीमेंट में लिख कर दोगे क्या कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट तुम बना कर दोगे? दूसरा, तुम जो फ्रेमवर्क यूज करोगे वो एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क होना चाहिए। जैसे वो हाँ बोलता है, बोले और एक सवाल है, कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन ऑन स्कोप तो नहीं डालोगे जिससे मुझे डिस्क्लेमर देना पड़ जाए? बोले बिल्कुल नहीं। ठीक है, जाइए सर से मिलिए। सर के सामने बैठ जाते हैं तो सर बोलते हैं, प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म करना पड़ेगा। उसमें 3 चीजें होगी। पहले, अगर आप नए हैं तो हम सोचेंगे एक्सेप्ट करें या ना करें। अगर आप पुराने हैं तो हम सोचेंगे कंटिन्यू करें या ना करें। फिर हम सोचेंगे एथिकल इंडिपेंडेंट रहने के लिए टीम में क्या बदलाव लाने पड़ेंगे, और हम रह पाएंगे ना पूरे ऑडिट के प्रोसेस में। अगर ऐसा लगता है तो फिर हम लोग टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट साइन कर लेंगे, एंगेजमेंट लेटर। पहला फेज खत्म हो गया, इनिशियल फेज। अगला फेज शुरू हो गया, प्लानिंग फेज। प्लानिंग में सबसे पहले हम लोग क्या बनाते हैं? स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ब्रॉड गाइडलाइंस ऑडिट कैसे करने वाले। फिर अगला होता है प्लान बनाते हैं, सिस्टमैटिक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर, हर टीम मेंबर को बताते हैं किसको क्या काम करना है। 3 तरह के प्लान बनते हैं। पहला प्लान बनता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। फिर अगला प्लान बनता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का, उसको एग्जीक्यूट करते हैं। और अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग अदर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बनाते हैं, और इन सबको समय समय पे अपडेट करते रहते हैं। अब रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्लान बनता है। ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता क्या है? कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन, ऑब्टेनिंग अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट, ताकि इसके मदद से मैं रिस्क पता कर सकूं, उसको बोलते हैं रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। ऐसे 315 के अंदर बोला है कि जनरल क्या जानकारी इकट्ठा करनी, अलग अलग ऐसे में बोला है स्पेसिफिक क्या जानकारी इकट्ठा करनी। फिर हम आइडेंटिफाई और असेस करते हैं रिस्क, क्या गलत हो सकता है और कितना गलत हो सकता है।
इसमें हम लोग रिस्क को बांटते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल और असर्शन लेवल। जब हमको ऐसा लगता है कि कहीं पर भी गलती हो सकती है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल हो गया। जब हमको ऐसा लगता है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में गलती हो सकती है तो वो असर्शन लेवल हो गया। फॉर एग्जांपल एएस से इंड एएस में शिफ्ट हुए, कहीं पर भी गलती हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। अब ये असर्शन क्या होते हैं? जितनी भी जानकारी हमको डायरेक्टली इनडायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट से मिलती है, मैनेजमेंट दे रहा है, उसको हम लोग असर्शन बोलते हैं। तीन तरह के डेटा होते हैं, ट्रांजैक्शन, बैलेंस और डिस्क्लोजर। ट्रांजैक्शन मतलब इनकम एक्सपेंस, कैश इनफ्लो आउटफ्लो। बैलेंसेस मतलब आपके एसेट्स और लायबिलिटी, और आपके डिस्क्लोजर्स मतलब नोट्स टू अकाउंट्स। अब तीन तरह का डेटा, तीन तरह के असर्शन। अगर 1000 करोड़ का सेल्स लिखा है तो उससे जानकारी मिल रही है कि वो रियल है, ऑकरेंस, कुछ भी छूटा नहीं होगा, कंप्लीटनेस, अमाउंट एकदम सही है, एक्यूरेसी। और दो स्पेशल होते हैं कि यार कैपिटल वर्सेस रेवेन्यू बराबर हुआ है और अकाउंट हेडिंग बराबर है, क्लासिफिकेशन इस साल का अगले साल के अगले साल के कट ऑफ। अब बैलेंसेस में ऐसी असर्शन होता है, अगर 100 करोड़ के लैंड एंड बिल्डिंग है तो ये असली है, वहां पे ऑकरेंस था, यहाँ पे एग्जिस्टेंस है, कुछ भी छूटा नहीं है, यहाँ पर भी कंप्लीटनेस है, अमाउंट सही है, यहाँ पर वैल्यूएशन है, यहाँ पर एक स्पेशल है, हमारे बैलेंस शीट में हम ही मालिक है, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन। असर्शन लेवल पर इसको पता करते हैं, उसके लिए प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं, उसके लिए एविडेंस ऑब्टेन करते हैं, उस पर कंक्लूजन बनाते हैं, हमारा प्रोसेस एफिशिएंट इफेक्टिव बन जाता है। अब यहाँ पे प्लानिंग रिस्क असेसमेंट फेज खत्म हो जाता है हमारा। अगला फेज है एग्जीक्यूशन। फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल जो रिस्क होती है वहां पे ओवरऑल रिस्पॉन्स होता है। अगर ऐसी रिस्क है, टीम के अंदर एक्सपर्ट को इंक्लूड कर लो, सीनियर्स को इंक्लूड कर लो, सबको बोलो अलर्ट रहेंगे, ऑडिट प्रोसेस को और बेहतर कर दो। अगर असर्शन लेवल रिस्क है तो फर्दर ऑडिट प्रोसीजर लगा लो। सबसे पहले हम लोग वो असर्शन के लिए कंपनी के अंदर इंटरनल कंट्रोल सिस्टम क्या बनाए, स्टेप्स प्रोसीजर्स, चीजों को, गलतियों को रोकने के लिए, डिटेक्ट करे, करेक्ट करने के लिए इंटरनल कंट्रोल्स चेक कर लेते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल। इससे हमको पता चलता है कि आगे चेकिंग कम करनी पड़ेगी या ज्यादा करनी पड़ेगी, ये इंटरमीडिएट स्टेप है। इसके बाद हमको ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के असर्शंस चेक करने पड़ते हैं, दैट इज कॉल्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर। इसमें हम लोग फाइनेंशियल, उसके अंदर दो तरीके सब्सटैंशिएट करने के। आप एक काम करिए, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा को आप पिछले साल से दूसरों से कंपेयर कर लीजिए, उसको हम लोग बोलते हैं एनालिटिकल प्रोसीजर्स। या फिर आप मैदान में जाकर रिकॉर्ड देखिए, लोगों से पूछताछ करिए, उसको बोलते हैं टेस्ट ऑफ डिटेल्स। सैंपलिंग हम लोग दोनों में लगा सकते हैं, टेस्ट ऑफ कंट्रोल में और टेस्ट ऑफ डिटेल्स में। जब हम लोग टेस्ट ऑफ डिटेल्स में सैंपलिंग करके ट्रांजैक्शन को सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट वाउचर से चेक करते हैं तो उसको वाउचिंग बोल देते हैं। जब हम लोग एसेट लायबिलिटी को चेक करते हैं तो उसको हम लोग वेरिफिकेशन बोल देते हैं। ये सब करके हमको क्या इकट्ठा करना है, सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस हम लोग को इकट्ठा करना है। हम खुद भी मेहनत करते हैं, दूसरों पे भरोसा करते हैं। हम लोग ब्रांच ऑडिटर पे भरोसा करते हैं 600 के अंदर, इंटरनल ऑडिटर पे भरोसा करते हैं 620 में, एक्सपर्ट पे भरोसा करते हैं 620 में। आखिरी सबूत हम लोग लेते हैं रिटन रिप्रेजेंटेशन। मैनेजमेंट लिख कर दो सब कुछ तुमने बनाया, बहुत अच्छे से बनाया, ताकि कल जाके कोई गड़बड़ हो तो हम ये डॉक्यूमेंट दिखाकर तुमको जेल में डाल दे और हम बच जाए। सारे सबूत इकट्ठा हो गए, इसके बाद में हम गलतियां कितनी निकालवाते हैं और उनको बोलते हैं कि रेक्टिफिकेशन करिए। आपका एग्जीक्यूशन फेज खत्म हो गया। अब उन्होंने कितनी गलतियां ठीक की नहीं की उसके हिसाब से हम लोग ओपिनियन फॉर्म करके रिपोर्ट ड्राफ्ट कर लेते हैं, लेकिन साइन नहीं करते। एक नॉन टीम मेंबर को बोलते हैं कि भाई मेरा काम चेक कर लेना, सब बराबर है ना, उसको बोलते हैं एंगेजमेंट क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू। जैसे ही साइन करेंगे आपका ऑडिट खत्म हो गया। लेकिन काम खत्म नहीं हुआ, हम लोग डॉक्यूमेंट्स को सजा के रखते हैं ताकि रेफरेंस बहुत आसान हो जाए। काम खत्म होने के बाद टीए फर्म का काम करने का जो तरीका है, ऑडिट करने का तरीका, उसको चेक करते हैं, कंप्लीटेड असाइनमेंट का इंस्पेक्शन करते हैं ताकि क्वालिटी को और बेहतर किया जाए। ऐसे 200 में सबसे पहले वो हमको बताते हैं कि ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है। पॉइंट नंबर 1 में दिया है, हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव है सोसाइटी को ये बताना कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क के हिसाब से बने कि नहीं, और अगर फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो ये बताना आर दे गिविंग ट्रू एंड फेयर व्यू। इस पॉइंट 1 को अचीव करने के लिए हमारे पास में पॉइंट 2, 3 और 4 है। पॉइंट 2 बोलता है कि ओपिनियन देने के लिए हमको पहले खुद रीजनेबल अश्योरेंस ऑब्टेन करना पड़ेगा वेदर मटेरियल आइटम्स इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर दे फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट। और मिसस्टेटमेंट दोनों तरह के होते हैं भाई, इंटेंशन, अनइंटेंशन, फ्रॉड और एरर। और उसके बाद में हमको ओपिनियन बना के रिपोर्ट बनाना पड़ेगा। तो पॉइंट 1 के लिए ये 3 पॉइंट हमको करने पड़ेंगे। अब ऑब्जेक्टिव क्या है समझ में आ गया? कौन सी चीज हम नहीं करने वाले? हम लोग कंपनी के एफिशिएंसी पे कमेंट नहीं करेंगे कि अपने रिसोर्सेज को बराबर यूज करें, नो। ऑब्जेक्टिव बराबर अचीव करें, इफेक्टिवनेस पे कमेंट नहीं करेंगे, फ्यूचर वायबिलिटी पे कमेंट नहीं करेंगे, डिसीजन मेकिंग की प्रोप्राइटी पे हम लोग कमेंट नहीं करने वाले। लेकिन लॉ जबरदस्ती हमारा स्कोप बढ़ाता रहता है। अब लॉ ने बोला यार इंटरनल फाइनेंशियल कंट्रोल और फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे रिपोर्ट दे दो, फिर हमारा स्कोप जबरदस्ती बढ़ा दिया। फिर बोला फ्रॉड के बारे में गवर्नमेंट को बता दो, स्कोप बढ़ा दिया। फिर बोल दिया कारों के अंदर 143(1) के अंदर डिसीजन प्रॉपर है क्या, वो हमको बता दो, तो बढ़ाता रहता है। बाकी जो पुराने केस लॉस है, किंगस्टन कॉटन मिल में भी बोला हुआ है कि हम किसी चीज की गारंटी नहीं देंगे, रीजनेबल अश्योरेंस, हाई लेवल ऑफ अश्योरेंस हम लोग बात करेंगे। लंदन जनरल बैंक में बोला हुआ है कि भाई साहब एडवाइजर देना हमारा काम नहीं है, सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट बराबर है ये बताना हमारा काम है। ठीक है, अब रीजनेबल अश्योरेंस क्यों? क्योंकि ऑडिट के अपने खुद के अंदरूनी प्रॉब्लम है, उसको हम लोग इनहेरेंट लिमिटेशन बोलते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो किसमें पता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर है, अकाउंटिंग के अंदर है, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में, फिर ऑडिट प्रोसीजर के अंदर प्रॉब्लम है, और फिर टाइम और कॉस्ट का भी प्रॉब्लम है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या प्रॉब्लम है भाई साहब? जजमेंट के ऊपर बेस्ड है, बहुत सारी चीजें हमको अंदाजा लगाना पड़ता है फ्यूचर में क्या होगा, उसके हिसाब से आज हमको अकाउंटिंग करनी पड़ती है। एक तो जजमेंट है, जजमेंट पे प्रॉब्लम खत्म नहीं होते, जजमेंट के अंदर जजमेंट चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इस तरह की सिचुएशन है, सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, और जैसा हम सोचते हैं और एक्चुअल क्या होगा इसमें बहुत फर्क हो सकता है। उसको बोलते हैं डिग्री ऑफ अनसर्टेनिटी।
अलग अलग लेवल की अनसर्टेनिटी है, एक ही स्टैंडर्ड है, उसको लोग अलग अलग इंटरप्रेट करते हैं। इससे क्या हो गया है, इनहेरेंट लेवल ऑफ वेरिएबिलिटी हो गई है। वही कंपनी में वही सिचुएशन में अलग अलग लोग बनाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अलग अलग बनेगा। अब कौन सा वेरिएशन सही है, कौन सा वेरिएशन गलत है, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। अब सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है एस्टिमेट्स के ऊपर। एस्टिमेट्स की अकाउंटिंग बराबर हुई है ना, उसका डिस्क्लोजर बराबर हुआ है ना। इसीलिए हमको और डेप्थ में जाके देखना पड़ता है कि सोच समझ कर काम किया ना, क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग कैसी है। और ये भी देखना पड़ता है कि मैनेजमेंट अपना हिडन एजेंडा तो नहीं लगा रहा है, मैनेजमेंट बायस तो नहीं है आपके। दूसरा प्रॉब्लम है ऑडिट प्रोसीजर के अंदर, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम है। मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉब्लम आ सकता है कि भाई साहब उसके ऊपर बहुत डिपेंडेंट हम लोग, वो लोग इंटेंशनली इन इंटेंशनली मिस इन्फॉर्मेशन तो नहीं दे रहे, गलत जानकारी तो नहीं दे रहे, ऐसा हो सकता है। फिर सब कुछ उनके हाथ में है, पूरा सिस्टम उनके हाथ में है। ये लोग सिस्टम को और बाकी चीजों का यूज करके डीप लेड फ्रॉड कर सकते हैं, बेवकूफ बना सकते हैं। मैनेजमेंट की तरफ से प्रॉब्लम है, हमारी तरफ से प्रॉब्लम है। हमारे पास में इन्वेस्टिगेशन की पावर नहीं है, सर्च की पावर नहीं है। हम लोग एविडेंस भी मेजरली कौन सा लेते हैं, परसुएसिव, कच्चा पक्का एविडेंस लेते हैं, वो भी सैम्पलिंग करके हम लोग चलते हैं। फिर टाइम और कॉस्ट में प्रॉब्लम है। लोगों को जल्द से जल्द आपको ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, बहुत फास्ट ऑडिट रिपोर्ट चाहिए, कम से कम खर्चे में चाहिए। ठीक है, अब ऑडिटर को क्वालिटी के लिए टाइम और कॉस्ट दोनों चाहिए। अभी कुछ लोग बोलते कम, कुछ बोलते ज्यादा, तो आपको बैलेंस करके चलना पड़ता है। इसके अंदर अगर बहुत डिफिकल्ट, टाइम कंज्यूमिंग और कॉस्ट वाली कोई ऑडिट प्रोसीजर तो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आप देखिए क्या आपके पास में ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर है, आर यू हैविंग ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर जो आपको सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस दे दे, परसुएसिव नेचर का एविडेंस दे दे। अगर है तो आप उसको छोड़ सकते हो प्रोसीजर को। अगर आपको ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर परसुएसिव एविडेंस नहीं दे रहे हैं तो आप डिफिकल्टी, टाइम, कॉस्ट जो भी हो, आप उस प्रोसीजर को छोड़ नहीं पाएंगे। अब ये इनहेरेंट लिमिटेशन की वजह से क्या प्रॉब्लम है, इसकी वजह से कुछ एरियाज में ऑडिट करना और भी बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है। कौन से है ये एरियाज, उसका शॉर्टकट है फिरंग। फ्रॉड पकड़ना, जहां पे मैनेजमेंट लेवल के लोग इन्वॉल्व है, ओवरराइड ऑफ मैनेजमेंट हो सकता है, कोल्यूजन बिटवीन द एम्प्लॉयज हो सकता है। फ्रॉड पकड़ना बहुत मुश्किल हो गया। रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन असली है क्या, एग्जिस्ट करते हैं क्या, और कंप्लीट है क्या, सब कुछ इंक्लूड हुआ है ना, वो पकड़ना मुश्किल है। लॉ का नॉन कंप्लायंस तोड़ना और भी मुश्किल हो जाता है। गोइंग कंसर्न बराबर है कि नहीं, पकड़ना मुश्किल हो जाता है। फिरंग, इसके लिए आपके अलग अलग स्टैंडर्ड्स बने हुए हैं। अगर इस प्रॉब्लम से आपको छुटकारा पाना है तो एथिकल रहिए और इंडिपेंडेंट रहिए। एथिकल रहने के लिए कोड ऑफ एथिक्स ने बताया है कि एथिकल रिक्वायरमेंट फुलफिल करिए। शॉर्टकट है सीबीआई ऑफिस। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करिए क्लाइंट की जानकारी को लेकर, कॉम्पिटेंस को अटेन करके मेंटेन करिए, केयरफुली काम करिए। बिहेवियर, प्रोफेशनल बिहेवियर होना चाहिए आपका। आप लॉ का सम्मान करिए, फाइनेंशियल आपके टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट का सम्मान करिए, और कुछ भी ऐसा मत करिए विच ब्रिंग डिसरेप्यूट टू द इंस्टीट्यूट। इंटीग्रिटी, ऑनेस्ट रह के चलिए और अनबायस्ड ऑब्जेक्टिविटी बनाकर चलिए। एथिकल रहना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट भी रहना पड़ेगा। आपके पर्सनल, लीगल, फाइनेंशियल डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए क्लाइंट के ऊपर। आपका माइंड फ्री होना चाहिए, किसी चीज के ऊपर आधारित नहीं होना चाहिए, और लोगों को दिखना भी चाहिए। अगर आप इंडिपेंडेंट रहेंगे तो आपकी क्षमता बढ़ जाएगी ऑनेस्ट रहने की, ऑब्जेक्टिव रहने की, और आप केयरफुली काम कर पाएंगे। ऑडिट के अंदर एथिकल रिक्वायरमेंट के साथ साथ में इंडिपेंडेंस मैंडेटरी है, लेकिन बाकी काम जैसे अकाउंटिंग और टैक्सेशन के अंदर सिर्फ एथिकल रहना पड़ता है, आपको इंडिपेंडेंट रहने की जरूरत। जो नेक्स्ट है प्रोफेशनल स्केप्टिज्म। प्रोफेशनल स्केप्टिज्म मतलब अलर्ट रहना जब भी कोई जानकारी मिले, और दो चीजें करना, क्वेश्चंस पूछना, जानकारी किसने बनाई, कब बनाई, और साथ में क्रिटिकल असेसमेंट करना। क्वेश्चनिंग माइंड और क्रिटिकल असेसमेंट क्या क्या करते हैं, सी फॉर कॉन्ट्रडिक्टरी एविडेंस, कहीं पे मिसमैच तो नहीं मिल रहा है, इसमें कोई इंटेंशनली कोई हमको बेवकूफ बनाने की कोशिश तो नहीं कर रहा, फ्रॉड तो नहीं है। और क्या हम लोगों को ऐसे के अंदर जो ऑडिट प्रोसीजर दिए उसके भी आगे जाना पड़ेगा। जैसे सेगमेंट इंफॉर्मेशन के अंदर उन्होंने बोला है एनालिटिकल प्रोसीजर कर लो, पिछले साल से कंपेयर कर लो, काफी होगा। लेकिन हम बोलेंगे नहीं, हम तो रिकम्प्यूट करके देखेंगे। ऐसे के भी आगे जा सकते हैं हम लोग। और रिलायबिलिटी, ये डॉक्यूमेंट नकली तो नहीं लग रहा, मैनिपुलेट तो नहीं लग रहा, वो भी हम लोगों ने देखना चाहिए। ऐसा करने से क्या होगा, ओवरलुकिंग नहीं होगी, छोटी मोटी जो गलतियां है वो हमसे छूटने नहीं वाली है। ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा, भाई दो चीजें चेक करके आपने 1000 के बारे में ओपन मान लिया, ऐसा ओवर जनरलाइजेशन नहीं होगा। इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन नहीं लेंगे, और तो सीनियर आदमी ने बोला तो सच्ची बोला होगा, अच्छा पेज है तो रियली होगा, ये इनअप्रोप्रिएट अजम्पशन हम लोग नहीं लेंगे। बेसिकली हम अच्छा ऑडिट करेंगे, ज्यादा गलतियों को पकड़ पाएंगे। कंप्लायंस विद एसेस, सभी ऑडिटर्स की जिम्मेदारी है कि स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग को अच्छे से समझे, समझने के बाद में अच्छे से उसको कंप्लाई करे। प्लानिंग करते वक्त, परफॉर्मेंस करते वक्त, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म करते वक्त, सबूत इकट्ठा करते वक्त, और फिर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग को यूज करके ओपिनियन फ्रेम करे, अपनी ऑडिट रिपोर्ट को ड्राफ्ट करे, और लोगों तक सिंपल, सिंप्लीफाइड, अच्छी रिपोर्ट को पहुंचाए। लेकिन रिपोर्ट बनाते वक्त आपको ख्याल रखना है कि अगर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, ठीक है, पूरे कंप्लाई की है तभी उसका नाम लिखना चाहिए, नहीं तो स्टैंडर्ड्स एंड ऑडिटिंग का रेफरेंस आपने नहीं देना चाहिए। आप लोगों को बोल सकते हैं मैंने स्टैंडर्ड्स फॉलो किए ओनली व्हेन यू कंप्लाई ऑल द स्टैंडर्ड्स। तो बहुत सिंपल है, आप अंडरस्टैंड करिए, कंप्लाई करिए, और फिर रिपोर्ट में लिख कर दीजिए। अब इसके अंदर कभी कभी ऐसा हो सकता है, एक्सेप्शंस,
एसेज रेलेवेंट ही नहीं है। जैसे 800 सीरीज बहुत जगह लगती नहीं है, तो ठीक है छोड़ दो, चलता है। कभी कभी कुछ एसेज कंडीशनल होते हैं, जैसे 705, अरे जब मैं मॉडिफाई नहीं कर रहा ओपन तो 705 क्यों लगेगा, ईएमपी पे 706 क्यों लगेगा। डिपार्चर कभी कभी ऐसा हो सकता है मैं ऐसे फॉलो ही ना करे, ठीक है। जैसे 501 बोलता है कि फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री, अरे लेकिन इतना कैमरा सिस्टम इतना अच्छा है, इतना अच्छा, इतना अच्छा है कि मैं सोचता हूँ कैमरास के थ्रू ही मैं देख लूं। डिपार्चर भी पॉसिबल है, लेकिन प्रोवाइडेड ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर आपकी बहुत इफेक्टिव होनी चाहिए। अगर आखिरी बात, अगर हम हमारे ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाए तो क्या होगा, अगर हम सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस इकट्ठा नहीं कर पाए तो हम लोग मॉडिफाई करेंगे हमारा ओपिनियन, क्वालिफाई करेंगे, डिस्क्लेमर देंगे, और बहुत जल्दी ऐसा होता है तो हम विड्रॉ कर देंगे। 210 में हम लोग सबसे पहले क्लाइंट से बोलते हैं भैया प्री कंडीशन तो फुलफिल कर रहा है क्या। नंबर 1, अग्रीमेंट में लिख कर दे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को बनाने की जिम्मेदारी तेरी है, इसके लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम लगता है, वो सिस्टम भी तू बनाएगा। सब कुछ बनाने के बाद में मुझे जानकारी देगा, जितनी जानकारी तूने बनाई है उस सब का मुझे एक्सेस देगा। मैं तुझे कोई एडिशनल चीज बनाकर मांगू तो मुझे बनाकर देगा, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देगा जितने भी तेरे एम्प्लॉयज है उनको लेकर। दूसरी कंडीशन, तेरा जो फ्रेमवर्क होना चाहिए वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अगर वो हाँ बोलता है तो आगे पूछेंगे तू कोई लिमिटेशन रिस्ट्रिक्शन तो नहीं डालेगा मेरे स्कोप के ऊपर, रेंज ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर, पहली बात कर लो। अगर वो बोलते मैं डालने वाला हूं, ठीक है, तो देखो अगर रिस्ट्रिक्शन इतने ज्यादा है कि मुझे दिख रहा है आगे जाके मुझे डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन देना पड़ेगा, तो ऐसे असाइनमेंट को एक्सेप्ट बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जब तक गवर्नमेंट लॉ आपको मैंडेटरी ना करे, डोंट एक्सेप्ट सच थिंग्स। भाई लॉ अगर कुछ बोले तो फिर तो लॉ फॉलो करना ही पड़ता है। अब एंगेजमेंट लेटर की बात करते हैं। हर असाइनमेंट में एंगेजमेंट लेटर होना चाहिए, वो राइटिंग में होना चाहिए, उसके अंदर 5 क्लॉज आने चाहिए। सबसे पहले अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव क्या है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, ये आता है, लोग समझ जाए क्या क्या नहीं आता है। और स्कोप, भाई पूरे ब्रांचेस कवर करेंगे, पूरी कंपनी पूरे ग्रुप को कवर करेंगे, ये सबसे पहले क्लियर हो जाना चाहिए। फिर आपके 2 पॉइंट है मैनेजमेंट से रिलेटेड, मैनेजमेंट की जिम्मेदारी क्लियर कट बता दो कि भाई फाइनेंशियल स्टेटमेंट और उससे रिलेटेड चीजें तुम बनाओगे, और वो फ्रेमवर्क कौन सा फॉलो करना है वो भी बता दो। 2 पॉइंट ऑडिटर से रिलेटेड है कि भाई ऑडिटर की जिम्मेदारी क्या है, ओपिनियन देना, वो आप बता दीजिए कैसे वो काम करने वाला है, और उसकी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होगा उसके बारे में हिंट दे दीजिए, या फिर एक डमी फॉर्मेट आप अटैच ही कर दीजिए साथ में। अब कभी कभी लॉ रूल्स रेगुलेशंस के अंदर सभी बातें दी होती है, ये पांचों की पांचों, तो ऐसे केस में आपको रेगुलर एंगेजमेंट लेटर नहीं बनाना, सिर्फ एक लेटर बनाना है कि भैया मैं तो लॉ को फॉलो करता हूं, उसको मैं फॉलो करने वाला हूं, तुम भी उसके हिसाब से चलने के लिए तैयार हो, हाँ तो बहुत बढ़िया। लेकिन प्री कंडीशन के अंदर जो मैनेजमेंट की जिम्मेदारी थी उतना तो आपने हमेशा लिखवा कर ले ही लेना चाहिए। रिकरिंग असाइनमेंट जो बार बार करते क्या उसमें एंगेजमेंट लेटर हमको बार बार बनाना पड़ता है, जवाब है बिल्कुल नहीं, आपको बार बार एंगेजमेंट लेटर बनाने की जरूरत नहीं है। सिंपल एक लेटर दे दो कि हमारे टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट जो पहले का लेटर था उसके हिसाब से ही रहेंगे, लेकिन कभी कभी हमको रिवाइज करना पड़ता है। कब बदलेंगे, एक्सटर्नल अगर चेंजेस है, लॉ रूल्स रेगुलेशंस बदल गए, एफआरएफ बदल गया, अगर मैनेजमेंट की तरफ से चेंजेस है, देखो इसको ग्रुपिंग करके रखा है मेमोराइजेशन के लिए, मैनेजमेंट की तरफ से चेंजेस है, ओनरशिप ओनर्स बदल गए, या ओनर के नीचे सीनियर मैनेजमेंट बदल गया, या बिजनेस ही बदल गया, उसका नेचर साइज बदल गया, या फिर उनकी तरफ से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग है। अच्छा कभी ऑडिटर की तरफ से चेंज है, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट चेंज हो गए भाई साहब, हम एक्सपर्ट लेके आ गए, हम कंप्यूटर एडेड ऑडिट टेक्निक लेके आ गए, कुछ नया लेकर आ गए, तो उसको लगाने के लिए आपको रिवाइज करना पड़ेगा, या फिर हमारा ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बदल गया है, रिपोर्टिंग बदल गई है। अच्छा कभी कभी सब कुछ फिक्स हो गया था हमारा, उसके बाद मैनेजमेंट आता है और बोलता है कि यार मुझे टर्म्स बदलने हैं। जनरल रीजंस क्या होते हैं उनके टर्म्स बदलने के, मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, वो लोग हमसे फ्रॉड, वो लोग हमसे टैक्स रिपोर्ट चाहते हैं, जीएसटी रिपोर्ट चाहते हैं, फाइलिंग चाहते हैं, भाई क्या क्या चाहते हैं, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई। चेंज इन नीड ऑफ सर्विस, भाई एक चीज नहीं, आप लोग ना हमको और भी सर्विसेज दीजिए, ठीक है, आप क्वार्टरली रिपोर्ट्स भी हमको दीजिए, आप क्वार्टरली ऑडिट रिपोर्ट दीजिए, उनकी जो जरूरत थी वो बदल गई है, उसकी वजह से चेंज होता है। या फिर वो बोलते हैं लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस दीजिए, ऑडिट में रीजनेबल लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, रिव्यू के अंदर मॉडरेट लेवल ऑफ अश्योरेंस होता है, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर के अंदर नो अश्योरेंस होता है। वो बोलते ऑडिट से रिव्यू पे शिफ्ट हो जाए, रिव्यू पे एयूपी, कभी ऐसा भी बोलते, कभी बोलते नहीं ये विजिट नहीं कर सकते, इनसे बात नहीं कर सकते, एमसीएलआर मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से उनको अलग अलग सर्विस की जरूरत है, उसकी वजह से लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस की वजह से, रिस्ट्रिक्शन की वजह से बोल सकते टर्म्स बदल दो। आपने देखना चाहिए जस्टिफाइड, अगर ऐसा लगता है कि भाई ये तो बहुत जस्टिफाइड है, वो बोल रहे कि फीस आधी कर दो, क्यों आधी कर दो, क्योंकि 2 कंपनियां हो चुकी, अगर जस्टिफाइड तो रिवाइज एंगेजमेंट लेटर ले लो। अगर आपको लगता है कि जस्टिफाइड नहीं है, अरे ऐसे कैसे फीस आधी कर देंगे, ठीक है, तो उनको बोलो नहीं नहीं ओरिजिनल एंगेजमेंट लेकर लेकर चलो, अगर वो ओरिजिनल एंगेजमेंट लेकर नहीं चलते तो हम लोग विड्रॉ कर देंगे, विल विड्रॉ। और विड्रॉ करने के बाद में, हम लोग रिजाइन करने के बाद में जो भी जिम्मेदार लोग थे उनको हम लोग बता देंगे। अब लोअर लेवल ऑफ अश्योरेंस की अगर हम लोग बात करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है ऑडिट के लिए अपॉइंट किया था, फिर बोलते रिव्यू कर दो, रिव्यू के लिए अपॉइंट किया था, फिर क्या बोलते हैं रिव्यू भी नहीं, आप एयूपी कर दो।
ऐसे केस में, ठीक है, पहले हम लोग को ऑडिट के लिए अपॉइंट किया तो फिर बोलते रिव्यू कर दो, टाइम कम है, फिर बोलते नहीं सिर्फ एक काम करो कि ट्रायल बैलेंस को और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को मैच कर दो, लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। तो आप बताइए पूरा चेंज की आप थ्योरी बताइए। अगर ऐसा होता है, उनकी बात जस्टिफाइड लगती है, तो आप नया एंगेजमेंट लेटर आप लिखवाइए, उसमें आप पुराने असाइनमेंट का कोई रेफरेंस मत दीजिए, सीधा नई रिपोर्ट दीजिए। हाँ, अग्रीड अपॉन प्रोसीजर एक ऐसा काम होता है जिसमें आपस में तय करते हैं कि ये 3 या 4 स्टेप करने हैं, तो 3-4 स्टेप हमको लिखने पड़ते हैं, तब शायद हमको बताना पड़े कि पहले अपॉइंटमेंट में हमने 1 स्टेप परफॉर्म की थी और उसके बाद में हमने 3 स्टेप परफॉर्म की। अब ये एकदम यूनिक सिचुएशन है, यूनिक सिचुएशन है, ये फाइनल लेवल पर ये डिस्कस किया जाता है कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क जो लॉ लॉ बता रहा है इसरो को कि तुम्हारा फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क फॉर्मेट कैसा होना चाहिए, एकदम ही घटिया, अनएक्सेप्टेबल है, तुच्छ है। अरे आधे पेज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट खत्म हो गया, सिर्फ इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी, बस इतना ही हो गया। ऐसे समझ लेंगे ये नहीं हो, इतना बेकार फॉर्मेट है। एक्सेप्ट ओनली इफ 2 कंडीशंस आर फुलफिल्ड। देखो मैनेजमेंट, तुम तुम्हारे नोट्स टू अकाउंट से पूरी कहानी बताओ कि गवर्नमेंट के गाइडलाइंस है कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए, इसलिए इतने शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं। मैं भी ईएमपी डाल कर बताऊंगा कि इतने शॉर्ट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट बन रहे हैं और सबको अलर्ट कर दूंगा। ये दोनों चीजें होती होंगी तो मैं असाइनमेंट लेता, नहीं तो मैं लेने वाला नहीं। लेकिन लॉ ने बोला तेरे को करना ही पड़ेगा। जब लॉ ऐसा करता है ना, ठीक है कि भाई तेरे को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा और ऐसी तेरी शर्तें भी फुलफिल नहीं होने वाली, ठीक है, लॉ बोलेगा तो मैं कर लूंगा, मैं कर लूंगा। और एंगेजमेंट लेटर में पहले ही वार्न कर दूंगा कि मैं मॉडिफाई करने वाला हूं रिपोर्ट, और ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दो। अच्छा, इससे थोड़ा छोटा लेवल का है, लॉ और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कॉन्ट्राडिक्ट हो गए, एकदम भी कहीं कहीं पे कॉन्ट्राडिक्ट हो गए। इंश्योरेंस कंपनी में आईआरडीए रेगुलेशंस बोलते हैं, आप सपोज एग्जांपल इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पे लो, हमारा तो बोलता है कॉस्ट और एनआरवी विच इज लोअर, अपर में टकरा गए। अभी ये टकरा गए हैं, लोगों को कैसे बताए? मैनेजमेंट को बोलेंगे काम कर, नोट्स टू अकाउंट्स में तू डिस्क्लोजर दे दे, या तो फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट में डिस्क्राइब करूंगा ऑल द अकाउंटिंग इज डन एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड या फिर इंडेस, लेकिन वैल्यूएशन के लिए आईआरडी रेगुलेशंस फॉलो किए। या तो तू कर दे या तो मैं कर दूंगा, दोनों में से एक चीज फुलफिल है, अगर होती है तो बहुत बढ़िया क्लीन रिपोर्ट, अगर दोनों में से एक भी चीज तेरे को नहीं चलती है तो फिर मैं ऑडिट रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दूंगा भाई साहब। अब तीसरी सिचुएशन, ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट ही बहुत ही बकवास है। अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत बकवास है, अगर ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट बहुत ही बकवास है, तो यार इसे तो मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाएगी लॉ के अंदर जो दिया हुआ है। हम एडिशनल डिस्क्लोजर देने की बात करेंगे, ठीक है, ताकि लोगों का कंफ्यूजन दूर हो जाए। वहां पे सिर्फ 5 पैराग्राफ बोले थे, हम 8 पैराग्राफ डालेंगे। अगर ऐसा नहीं है तो यार लॉ कैसी बात कर रहा है, मैं एडिशनल डिस्क्लोजर भी नहीं करने दे रहा। चलो ठीक है, लॉ को फॉलो करेंगे, हम कहीं पर भी पूरे ऑडिट रिपोर्ट में स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस नहीं देंगे। अब ऑडिट होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए? ऐसे 220 के हिसाब से क्वालिटी ऑडिट होना चाहिए। क्वालिटी मतलब जब ऑडिट का पूरा काम शुरुआत से लेकर आखिरी तक लीगल रिक्वायरमेंट्स, उससे छोटे रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उससे छोटे प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से पूरा काम हो, और आखिरी में जो रिपोर्ट देना वो एकदम अप्रोप्रिएट हो, गिवन सर्कमस्टांसेस में एकदम परफेक्ट हो। ये दो चीजें फुलफिल होंगी तो क्वालिटी बोलते हैं। अब एसक्यूसी 1 है, वो हमको बताता है फर्म लेवल पे कैसे पॉलिसीज, कैसे सिस्टम्स होने चाहिए, ताकि अश्योरेंस के जितने भी असाइनमेंट है सबकी क्वालिटी बरकरार रहे। कि भाई सोच समझ के एम्प्लॉय को लो, उनको आप ट्रेन करो, आप रेगुलरली आप उनके नॉलेज को अपग्रेड करते रहो। ऐसी बातें एसक्यूसी फर्म 1 में लिखी है कि फर्म लेवल पे क्या क्वालिटी कंट्रोल सिस्टम्स होनी चाहिए। अब असाइनमेंट लेवल पे उसको कैसे इंप्लीमेंट करना, ये ऐसे 220 में दिया हुआ है। ऐसे है सिर्फ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन को लगते हैं, तो ये सभी अश्योरेंस असाइनमेंट के लिए नहीं है, सिर्फ ऑडिट ऑफ हिस्टोरिकल इंफॉर्मेशन के असाइनमेंट को ऐसे 220 लगता है। और ये बोलता है असाइनमेंट लेवल पे चीजों कैसे इंप्लीमेंट करना। क्वालिटी मेंटेन करनी, 6 बातों पे ध्यान रखो तो आप क्वालिटी मेंटेन कर पाओगे। 6 एलिमेंट्स है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है लीडर, सबसे पावरफुल, सबसे एक्सपीरियंस, उसने अपने मन पे जिम्मेदारी लेनी चाहिए क्वालिटी को मेंटेन करने की। फिर अकेले उससे बात नहीं पड़ेगी, एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्स होना चाहिए, ठीक है, और उनके उनके कॉम्पिटेंस के हिसाब से उनको काम देना चाहिए। इन दोनों ने एथिकल रहना चाहिए और इंडिपेंडेंट रहना चाहिए। बहुत बढ़िया। अब असाइनमेंट सोच समझ के लो, जो खुद के नॉलेज में आता हो, जिसके ऊपर विश्वास हो, बस वही काम करो। काम लेने के बाद में सिस्टमैटिकली उसको परफॉर्म करो। परफॉर्म हो जाने के बाद में भी रेगुलर बेसिस में अपने सिस्टम्स और अपने किए हुए कामों को आप स्टडी करते रहो कि हम खुद को कैसे बेहतर बना सकते हैं। ये 6 एलिमेंट पे ध्यान देंगे तो क्वालिटी मेंटेन कर पाएंगे। देखिए, क्वालिटी मेंटेन करने के एलिमेंट्स देखिए, लेकिन फाइनल लेवल पे सारे एलिमेंट्स इंपॉर्टेंट नहीं है। जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है वो एक एक करके देखते हैं। एथिकल और इंडिपेंडेंट रहना पड़ेगा। इंडिपेंडेंट पूरे टीम को रखना, ये एंगेजमेंट पार्टनर की जिम्मेदारी है। उसको 3 स्टेप परफॉर्म करने पड़ेंगे। स्टेप नंबर 1, उसको जानकारी इकट्ठा करना पड़ेगा अपने फर्म के बारे में, नेटवर्क फर्म के बारे में, और सर्कमस्टांसेस रिलेशनशिप के बारे में। भाई मेरे कितने शेयर्स है मेरे टीम वालों के पास में, किसका बिजनेस रिलेशनशिप है, किसका पर्सनल रिलेशनशिप है। फिर उसको इवेल्युएट करना पड़ेगा कि भाई कोई एग्जिस्टिंग इंडिपेंडेंस रिक्वायरमेंट ब्रीच हुई क्या, क्या रिलेशनशिप की वजह से बहुत कोई इंडिपेंडेंस को थ्रेट है क्या, उसको स्टडी करना पड़ेगा।
फिर स्टेप लेने पड़ेंगे। स्टेप्स में क्या हो सकता है, पूरी थ्रेट को उठाकर आप थोड़ा कम कर दो, रिड्यूस कर दो। रिड्यूस कैसे करेंगे, सुपरविजन बढ़ा दीजिए, सेफगार्ड्स मतलब सुपरविजन बढ़ा दीजिए, ठीक है, उसको डिटेल में ऑडिट करने के लिए बोलिए, तो थोड़ी सी थ्रेट कम हो जाएगी। आप पूरा एलिमिनेट कर सकते हो, पूरे शेयर्स बिकवा दो, बिजनेस रिलेशनशिप बंद कर दो, इस रिलेटिव को बाहर कर दो, या फिर उससे भी बड़ा आपको लगता है कि ना हो पाएगा, मैनेज नहीं कर पाएंगे इंडिपेंडेंस के मामले, विड्रॉ कर लो। एक सीक्वेंस में दिया हुआ है। अगर आपको ऐसा लगता है कोई भी मामला आपसे नहीं संभल रहा है, इंडिपेंडेंस का बहुत तकलीफ दे रहा है, तो आपने इमीडिएटली पार्टनरशिप फॉर्म को सभी पार्टनर्स को बताना चाहिए, सबने मिलकर तय करना चाहिए। तो इंडिपेंडेंस से कैसे डील करना है, 3 स्टेप का प्रोसेस है। फिर असाइनमेंट, एक एलिमेंट था, असाइनमेंट को सोच समझ कर लो। तो क्या करना चाहिए इसमें, सोच समझ के एक्सेप्ट करो या सोच समझ के कंटिन्यू करो। इसमें हमको 4 बातें करनी पड़ती है। पहले तो सामने वाला जो ओनर्स है, टीसीडब्ल्यूजी है, की मैनेजमेंट के लोग हैं, ये सब लोग भरोसेमंद लोग हैं ना, ठीक है। और दूसरा, हमारे पास में ये इंडस्ट्री का ऑडिट करने की काबिलियत है ना, कॉम्पिटेंस है ना। इसके बाद यहां पे सोचना पड़ता है कि क्या हम पूरे ऑडिट में इंडिपेंडेंट और एथिकल और इंडिपेंडेंट रह पाएंगे क्या। इसके अलावा इस साल या रिसेंट में कौन से बड़े बड़े सिग्निफिकेंट मामले नजर आए थे, कौन सी सिग्निफिकेंट रिस्क, कौन सी सिस्टम की डेफिशिएंसी, कौन से मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स नजर आए थे। क्या उससे हमारा कंपनी के ऊपर विश्वास कम हो रहा है कि बड़ा, जैसे बहुत बड़े बड़े फ्रॉड आए तो हमारा विश्वास कम हो जाता है, हम दूर रहेंगे ऐसे कंपनियों से। तो 4 चीजें हमको सोचनी पड़ती है। अगर इसमें से कुछ भी अगर एक्सेप्ट करने के बाद में हमको प्रॉब्लम पता चलते हैं, तो इमीडिएटली डिस्कशन लेकर हमको डिसीजन लेना पड़ेगा, हो सकता है विड्रॉल के बारे में सोचे। फिर अगला एंगेजमेंट परफॉर्मेंस। एक बार असाइनमेंट ले लिया, उसके बाद क्या करना पड़ेगा, सीनियर बंदों को जूनियर्स को बताना पड़ेगा काम कैसे करना, डायरेक्शन देना पड़ेगा। जब वो लोग काम करते रहेंगे तो उसका सुपरविजन करेगा सीनियर बंदा। जब बंदे अटक जाएंगे तो नॉलेजेबल कोई लॉयर हो या फिर कोई फ्रॉड एक्सपर्ट हो, कोई अकाउंटिंग एक्सपर्ट हो, ये लोग आकर कंसल्टेशंस देंगे, सलाह मशवरा एडवाइजरी देंगे। जब इनका काम खत्म हो जाएगा तो सीनियर इनका काम चेक करेगा, रिव्यू। और जब आपस में डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होंगे, ठीक है, तो इनको फर्म के पॉलिसी के हिसाब से हो सकता है पार्टनर्स की वोटिंग करके डिफरेंस को सॉल्व करना पड़े, रिजॉल्व करना पड़े। अगला मामला है क्वालिटी मेंटेन, मतलब एंगेजमेंट परफॉर्मेंस में मामला है इंपॉर्टेंट रिव्यू करने का। जब भी जब भी एंगेजमेंट पार्टनर में चेंज आता है, बिफोर साइनिंग द ऑडिट रिपोर्ट, डेथ की वजह से, तबियत खराब होने की वजह से, कोई दूसरा काम होने की वजह से, ट्रैवलिंग की वजह से, जब भी कोई चेंज आता है, तो नया बंदा जो आता है उसने अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, ठीक है। एग्जिस्टिंग एंगेजमेंट पार्टनर ने भी असाइनमेंट अच्छे से रिव्यू करना चाहिए, और जो नया बंदा आएगा उसने भी रिव्यू करना चाहिए। अब रिव्यू में क्या करना चाहिए, कॉमन सेंस नंबर 1, पूरा ऑडिट का काम शुरुआत से लेकर आखिरी तक एज पर लीगल रिक्वायरमेंट्स, कंपनीज एक्ट, आईआरडी, आरबीआई लीगल रिक्वायरमेंट्स, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट्स, प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स ऑडिटिंग के हिसाब से हुआ ना। फिर जितने भी सिग्निफिकेंट मामले थे, सिग्निफिकेंट, पहले सिग्निफिकेंट रिस्क मिलती है, फिर ऑडिट करने गए तो डिफिकल्टी, सिस्टम में सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी, फाइनेंशियल में मटेरियल मिसस्टेटमेंट्स, क्या इन मामलों को बराबर बराबर इनको समझा गया, बराबर इस पे कंसल्टेशन, बराबर इस पे चेकिंग हुई, जहां पे टीम को जाते वहां पे प्रॉपर कंसल्टेशंस हुए, और बराबर कंक्लूजन्स ड्रॉ किए गए ना, कंक्लूजन ड्रॉ करके डॉक्यूमेंट किया गया ना, ऐसा लग रहा है ना कि सफिशिएंट अप्रोप्रिएट एविडेंस है हमारे पास ऑडिट रिपोर्ट बनाने के लिए। और हमने हमारा जो ओवरऑल ऑब्जेक्टिव था, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स गिव ट्रू एंड फेयर व्यू, इस पे हम कमेंट कर पा रहे ना, ये चेक करना है। अगर है तो बहुत बढ़िया, नहीं तो फिर सीनियर बोलेगा कि भाई साहब आपको नेचर, टाइमिंग, एक्सटेंट, जो नेचर ऑफ चेकिंग है, इंस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एनालिटिकल, एक्सटर्नल कंफर्मेशन, या टाइमिंग है, एक्सटेंट है, इसको बढ़ाना पड़ेगा और फिर से ऑडिट करके और सबूत लाना पड़ेगा, फिर कंक्लूजन ड्रॉ करने होंगे। फिर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे मैनेज करें, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन टीम मेंबर्स के बीच में हो सकते हैं, टीम और कंसल्टेंट के बीच में हो सकते हैं, टीम और एंगेजमेंट पार्टनर के बीच में हो सकते हैं, एंगेजमेंट पार्टनर या रिव्यू करने के लिए जो बाहर से आदमी आता है, ईक्यूसीआर, इनके बीच में हो सकते हैं। जब भी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन हो गए, फर्म की पॉलिसी होती है, छोटे लेवल के डिफरेंस क्या भाई मैनेजर सॉल्व कर लेगा, बड़े लेवल के एंगेजमेंट पार्टनर और भी बड़े लेवल कर सभी पार्टनर्स मिलकर सॉल्व करेंगे, जो भी पॉलिसी है उसके हिसाब से उसको सॉल्व करना चाहिए। कभी डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को सप्रेस नहीं करना चाहिए, दबाना नहीं चाहिए उसको। अब ये ईक्यूसीआर क्या है, क्वालिटी ऑडिट हुआ ना बराबर सिस्टमैटिकली, इसके लिए एक नॉन टीम मेंबर को बुलाओ और उसको बोलो कि तू एक बार काम चेक कर ले, उसको बोलते हैं ईक्यूसीआर। लिस्टेड कंपनी में ईक्यूसीआर करवाना मैंडेटरी होता है। इसके अलावा फर्म पॉलिसी बना सकती है कि भाई पॉलिसी बना सकती है, पॉलिसी में जो लोग कवर होंगे उनके लिए भी ईक्यूसीआर मैंडेटरी हो जाता है। जैसे पॉलिसी में हो सकता है जो भी बंदे का टर्नओवर 100 करोड़ के ऊपर गया उसका तो ईक्यूसीआर करवाना पड़ेगा। ईक्यूसीआर में पार्टनर की क्या जिम्मेदारी है और रिव्यूअर की क्या जिम्मेदारी। पार्टनर की जिम्मेदारी है रिव्यूअर को ढूंढ के लाना, उसको अपॉइंट करना, नॉन टीम मेंबर को तू करेगा, ईक्यूसीआर तू करेगा, उसको सारा दिल खोल देना, सारे सिग्निफिकेंट मैटर चर्चा कर लेना। रिस्क, सिग्निफिकेंट रिस्क कहां पे थी,
रिस्क के बाद में सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी कहाँ गई, सिस्टम की डेफिशिएंसी कहाँ पे है, मटेरियल मिसस्टेटमेंट कहाँ पर है, सब दिल खोलकर चर्चा करना। चर्चा करने के बाद जब तक EQCR कंप्लीट नहीं होता, ऑडिट रिपोर्ट को डेट नहीं करना, मतलब उसको साइन नहीं करना। रिव्यूअर की क्या जिम्मेदारी है, जाकर सारे सिग्निफिकेंट मैटर्स को पूछना कि भाई सिग्निफिकेंट मैटर्स कौन से थे बताइए। फिर उसके डॉक्यूमेंट्स देखना कि सिग्निफिकेंट मैटर से डील करते वक्त टीम ने क्या जजमेंट्स बनाए, कौन से जजमेंट्स बनाए, क्या कंक्लूजन्स रीच किए। ठीक है, फिर ये देखना कि जो कंक्लूजन्स बनाए इन लोगों ने, ये ऑडिट जो कंक्लूजन बनाकर ऑडिट रिपोर्ट में लिखा है वो बराबर लग रहा है ना कंक्लूजन। खुद जाके मैटर समझना, खुद जाकर डॉक्यूमेंट्स को पढ़ना समझना उसको, और ऑडिट रिपोर्ट कंक्लूजन बनाता। ये इंपॉर्टेंट मुद्दे होने के बाद इंडिपेंडेंटली आप एक काम करो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट रिपोर्ट को पढ़ लो कि सब सही लग रहा है ना। अगर लिस्टेड कंपनी का EQCR है तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है कि भाई आप इंडिपेंडेंट, पूरी टीम इंडिपेंडेंट थी ना, वो भी चेक कर लो, किसी के पास शेयर्स तो नहीं थे, कोई रिलेटिव तो नहीं था, एंड सो ऑन। फिर आप ये देखो कि नॉलेजेबल लोगों को अपॉइंट करके कंसल्टेशंस लिए गए ना, जहां पर डिफिकल्ट मामले थे, कंटेंटियस कॉम्प्लेक्स मामले थे, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन था। और डॉक्यूमेंटेशन, वेदर डॉक्यूमेंट रिफ्लेक्ट वर्क परफॉर्म फॉर सिग्निफिकेंट जजमेंट। अब यहां पे खास बात है, ICD डॉक्यूमेंट्स को चेक करना कि डॉक्यूमेंट के अंदर जो बातें लिखी है सिग्निफिकेंट मैटर को लेकर, उसके सिग्निफिकेंट जजमेंट्स और कंक्लूजन को लेकर, वो बातें सच है क्या, फर्क क्या है। ऊपर बोला है डॉक्यूमेंट्स पढ़ के समझो इन्होंने किया क्या है, यहां क्या बोला है डॉक्यूमेंट अपने आप में सही है क्या, वो आप देख लो। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे 230 की कि भाई क्या पर्पस है, भाई पर्पस बहुत आसान, बेसिक पर्पस है, सबूत होना चाहिए लोगों को प्रूव करने के लिए कि काम सिस्टमैटिकली किया है एज पर लीगल रिक्वायरमेंट, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट और SS के हिसाब से। और आखिरी में हमारे पास डॉक्यूमेंट्स मौजूद होने चाहिए कंक्लूजन बनाने के लिए, वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की ट्रू एंड फेयर व्यू, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए और लोगों को प्रूव करने के लिए। तो ये दो बेसिक रीजन है। अगर आप अच्छे से डॉक्यूमेंट मेंटेन करें तो क्या फायदे, कंपनी के डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे तो प्लानिंग में फायदा मिलेगा, प्लान के अच्छे डॉक्यूमेंट मेंटेन करोगे तो परफॉर्मेंस में फायदा होगा, प्लानिंग परफॉर्मेंस दोनों में फायदा होता है। टीम मेंबर्स को बोलोगे देख जो काम करेगा डॉक्यूमेंट मेंटेन करना, तो वो जिम्मेदारी से काम करेंगे। ठीक है, डायरेक्शन देने वाले को बोलेंगे डॉक्यूमेंट बनाकर डायरेक्शन दे, डायरेक्शन में फायदा मिलेगा। फिर डॉक्यूमेंट मेंटेन होंगे तो सुपरविजन में फायदा होगा, रिव्यू में फायदा होगा, बहुत बढ़िया है। प्लानिंग परफॉर्मेंस में फायदा है, टीम मेंबर्स डॉक्यूमेंट मेंटेन कर रहे हैं उसमें फायदा है, DSR में फायदा है। इंस्पेक्शन, फर्म के अंदर के लोग काम चेक करते हैं वो इंटरनल इंस्पेक्शन है, बाहर के लोग पीयर रिव्यू क्वालिटी रिव्यू करते हैं एक्सटर्नल इंस्पेक्शन है, उन सब में फायदा मिलेगा। EQCR इसमें भी, फ्यूचर ऑडिट में काम कैसे करना वो भी हमको समझ में आ जाएगा। अब फॉर्मेट इलेक्ट्रॉनिक हो कि मैनुअल हो, कंटेंट में फ्लोचार्ट हो कि ग्राफ हो, एक्सटेंट कितने ज्यादा डॉक्यूमेंट है कौन से बात पे। एक बड़ी कंपनी इमेजिन करो, बहुत बड़ी कंपनी है, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ज्यादा, कॉम्प्लेक्सिटी है, फॉर्म कंटेंट एक्सटेंट ज्यादा, रिस्क है तो भी वापस सारी चीजें ज्यादा। अब आप ऑडिट करने लगे, ऑडिट प्रोसेस में टेस्ट ऑफ कंट्रोल ज्यादा लगाओगे तो फ्लोचार्ट ज्यादा। ऑडिट मेथोडोलॉजी में आप इंस्पेक्शन करोगे तो लिखना पड़ेगा कौन सा डॉक्यूमेंट इंस्पेक्ट किया, इंक्वायरी करोगे किससे क्या पूछा क्या जवाब मिला, जो मेथोडोलॉजी लगाएंगे उसके हिसाब से कंटेंट लिखना पड़ेगा। फिर कितना इंपॉर्टेंट एविडेंस है, जितना सिग्निफिकेंट एविडेंस होगा उतना कंटेंट ज्यादा। बड़ी कंपनी को इमेजिन करो, ऑडिट करना शुरू किया, इमेजिन रिजल्ट कैसे है, जितनी ज्यादा गलतियां मिलेगी यहां पे एक्सेप्शंस, जितने प्रॉब्लम्स मिलेंगे उतने ज्यादा सबूत इकट्ठा करने पड़ेंगे। कंक्लूजन बनाना जितना कॉम्प्लिकेटेड था, जितना टाइम कंज्यूमिंग था, उतने ज्यादा डॉक्यूमेंट मेंटेन हमको करने पड़ेंगे। पूरा काम खत्म होने के बाद में, ऑडिट का काम खत्म हो गया, अब डॉक्यूमेंट को सिस्टमैटिकली अरेंज करके रखना, उसको हम लोग बोलते हैं असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल। ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव सपोर्टिंग प्रोसेस है, ये ऑडिट प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, इसके अंदर क्या किया जाता है, डॉक्यूमेंटेशन, डॉक्यूमेंट्स पे कुछ लिखना बाकी था वो लिख लो, सारे डॉक्यूमेंट्स को एक जगह कोलेक्ट कर लो, उसको सिस्टमैटिकली अरेंज कर लो। जो भी डॉक्यूमेंट पुराने हो चुके हैं, गलतियां थी जिसके अंदर, नए डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं उसको डिस्कार्ड कर दो, सुपरसीड हो गए वो डॉक्यूमेंट। हर डॉक्यूमेंट को नंबरिंग दो, लिखो कि ये पेज पे ये जो फिगर आया ये कहां से आया, टोटल कहां से आई, क्रॉस रेफरेंसिंग करो, जगह जगह पर आपको पेज नंबर डालने चाहिए कि ये चीजें कहां से आई है कहां पे जा रही है। डॉक्यूमेंट्स पे नाम और सिग्नेचर होनी चाहिए, किसने बनाया, किसने उसको रिव्यू किया, टाइमली बेसिस पे बन जाने चाहिए, SQC1 के 60 दिन फ्रॉम डेट ऑफ ऑडिट रिपोर्ट बन जाने चाहिए। असेंबली, ठीक है, आप असेंबली के एक बार असेंबली होगी उसके बाद में कोई एडिशन डिलीशन किसी तरह का कोई चेंज नहीं होना चाहिए। 7 साल तक मेंटेन रखो, 7 साल। अगर आपने ग्रुप को ऑडिट किया है तो 7 years फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रुप, पहले इंडिविजुअल रिपोर्ट साइन होती है फिर ग्रुप की, 7 साल तक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। ऑडिट रिपोर्ट के बाद कभी कभी कुछ मुद्दे अराइज होते हैं, मामले अराइज होते हैं, जैसे आपके पीयर रिव्यू में बोला यार आपने फ्लोचार्ट बराबर नहीं बनाए थे, आपने ग्राफ बराबर नहीं बनाया था, तो आपको डॉक्यूमेंट्स बदलने पड़ते हैं, लिखना पड़ेगा रीजन क्यों आपको बदलना पड़ा, किसने बदला, कब बदला, चेंजेस क्या किए, फिर किसने उसको रिव्यू किया, कब उसको रिव्यू किया, वो आपको बताना पड़ेगा। जितने भी बड़े मामले थे ना सिग्निफिकेंट मैटर, आप चाहो तो वॉलेंटरीली उसकी समरी बना सकते हो।
और आप उसमें लिख सकते हो पेज नंबर कि भाई डिटेल चाहिए ना, ये पेज नंबर पे आप पढ़ो, इसका फायदा क्या है। अरे भाई, इसका फायदा आप टीम खुद समझ पाएगी कि उन्होंने सिग्निफिकेंट मैटर को अच्छे से समय दिया है ना, टाइम देकर उसको डील किया है ना, सिग्निफिकेंट मैटर्स को अच्छे से डील किया है ना, समझा है ना, ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म की, सबूत कंट्रोल बराबर बनाए ना, उनको समझेगा कि हर एक स्टैंडर्ड ने उनको टारगेट दिया था, वो ऑब्जेक्टिव्स अचीव हुए ना, 570 का ऑब्जेक्टिव, ओवरऑल ऑब्जेक्टिव अचीव हुआ ना। और सबसे इंपॉर्टेंट, जो लोग ऑडिट का रिव्यू करने के लिए आएंगे उनको बड़े आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, जो इंस्पेक्शन करने के लिए आएंगे उनको आसानी से चीजें समझ में आ जाएगी, इवन इफ द ऑडिट्स आर लार्ज एंड कॉम्प्लेक्स। तो नेक्स्ट है कि क्या ऑडिटर क्लाइंट के बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने पास रख सकता है, उसका फिजिकल पोजीशन, राइट टू लीन है उसके पास में। देखिए, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ बोलते हैं कि अगर आपने किसी चीज पे काम किया है और उसके पैसे नहीं मिले तो आप वो अपने पास में रख लो, उसके हिसाब से यस, सपोर्टिंग इट, बिल्कुल रख सकते हैं, जनरल प्रिंसिपल ऑफ लॉ। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंट ऑफ इंग्लैंड एंड वेल्स बोलते हैं अगर आप प्रॉपर परमिशन लेके बुक्स ऑफ अकाउंट्स लाए थे, उसका ऑडिट किया था, उसकी फीस नहीं मिली है, तो आप आपके पास में रख लो। लेकिन इंडिया का जो कंपनीज एक्ट बोलता है कि आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को तो रजिस्टर्ड ऑफिस पे रखना पड़ता है, और अगर आपको लोकेशन बदलना है तो पहले बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा, आरओसी को 7 दिन के अंदर बताना पड़ेगा, और जहां पर भी बुक्स रखोगे डायरेक्टर्स और बाकी लोगों को एक्सेस देना पड़ेगा। ऐसे कैसे होगा? तो लोकेशन बदलना पॉसिबल नहीं है। सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है सक्सेना वर्सेस शर्मा कि प्रोफेशनल्स ने ऐसा नहीं करना चाहिए। आईसीआई का एथिकल स्टैंड बोर्ड है, वो बोलता है कि चार्टर्ड अकाउंटेंट ने ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जो इंडिया की चीजें हैं, इंडिया का लॉ, इंडिया का सुप्रीम कोर्ट, इंडिया सीए इंस्टीट्यूट बोलता है नहीं कर सकता है, तो एंड रिजल्ट ये है कि नहीं रख सकता है। फिर सवाल उठता है कि ओनर कौन है। एसक्यूसी 1 के हिसाब से ऑडिटर ओनर है ऑडिट डॉक्यूमेंट्स का, भले ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हो, कंपनी से लिए हो, कंपनी ने बनाए हो या फिर हमने बनाए हो, इसके मालिक तो हम हैं, हमारे पास सारे राइट्स हैं, इसको कहाँ रखना, कैसे रखना, क्या रखना, किसके साथ में शेयर करना। लेकिन सबके साथ शेयर थोड़ी कर पाएंगे, बस टीम मेंबर्स और जो क्लाइंट है उसके साथ नहीं शेयर कर पाएंगे, कॉन्फिडेंशियलिटी का प्रॉब्लम है। लेकिन क्लाइंट के साथ में भी ज्यादा शेयरिंग मत करो, उसको पूरे सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, सारे प्लान पता चल जाएंगे, तो वो ऑडिट में आपको बेवकूफ बनाने की कोशिश करेगा। इट विल अफेक्ट इंडिपेंडेंस ऑफ द वर्क, वैलिडिटी ऑफ द वर्क। अच्छा, ब्रांच ऑडिटर के डॉक्यूमेंट्स का मालिक कौन है? ब्रांच ऑडिटर, उसके ऊपर है कि वो प्रिंसिपल ऑडिटर के साथ में शेयरिंग करे या ना करे। अच्छा, फ्रॉड का मतलब क्या होता है? इंटेंशनली, जानबूझकर जब टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट के लोग, एम्प्लॉयज के लोग ओमिशन करते हैं, चीजों को एक्सक्लूड करते हैं, या फिर झूठी बातें लिखते हैं, झूठी बातें बोलते हैं, दोनों में से कोई भी एक चीज करना, ओमिशन करना या फिर झूठी बातें बोलना ताकि अनजस्टिफाइड फायदा उठा सके, उसको हम बोलते हैं फ्रॉड। जब जानबूझकर ओमिशन, कंटेंट लायबिलिटी को छुपाया जाता है तो वो फ्रॉड है। जब एडवांस रिसीव्ड को एज अ सेल बताया जाता है तो वो फ्रॉड है। फ्रॉड दो तरह के होते हैं। जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एडजस्ट किया जाता है ताकि उससे जो मिलने वाली जानकारी वो बदल जाए, तो वो फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया है। और जब पैसों की चोरी की जाती है, एसेट की चोरी की जाती है, तो उसको मिसअप्रोप्रिएशन बोलते हैं। अब फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग को करने का तरीका क्या है? पहला, ओमिशन। आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट में से खर्चों को एक्सक्लूड कर दो, आप डिले कर दो खर्चों को। अगर आप डिले कर देंगे, इस साल से एक्सक्लूड करके अगले साल में डाल दो, तो प्रॉफिट बढ़ जाएंगे। वो हो गया फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। फिर आप एक काम कर सकते हो, आप नोट्स टू अकाउंट्स में से रिवैल्यूएशन हुआ था इसकी जानकारी निकाल दो, लोगों को लगा फिक्स एसेट बढ़ गया, एक्सपांशन हुआ है। बोनस इशू हुआ था, इसकी जानकारी निकाल दो, लोगों को ऐसा लगेगा नए शेयर इशू किए हैं। तो आप डिले कर सकते हो, चीजों को एक्सक्लूड कर सकते हो, नोट्स टू अकाउंट में से निकाल सकते हो, ये ओमिशन हो जाएगा। या फिर मैनिपुलेशन, झूठी एंट्रीज पास करते लोग, फेक सेल्स की एंट्री पास कर देते, फेक डेटर क्रेडिटर सेट ऑफ की एंट्री पास कर देते। आपने क्रेडिटर को पे किया, उसकी फेक एंट्री, बस अकाउंटिंग एंट्री पास कर देते हैं, बैंक एंट्री बाद में रिवर्स कर देते हैं। ऐसा कर रहे हैं ताकि रेशियोज इंप्रूव हो जाए, सेल्स इंप्रूव हो जाए, प्रॉफिट, वो प्रॉब्लम, वो मैनिपुलेशन हो गया, वो फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। फिर बेसिक रिकॉर्ड्स को ही अल्टर कर दिया, बेसिक रिकॉर्ड्स में इनकम एक्सपेंस का डेटा बदल दिया और उसके बेस पे गलत एंट्री पास की, वो भी मैनिपुलेशन है। मिस एप्लीकेशन, अजम्पशंस, जजमेंट बनाते वक्त सब ऐसे बनाओ जिसमें प्रॉफिट बढ़कर दिखे, वो है। फिर कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करो, इतना कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन करो कि उससे फाइनेंशियल पोजीशन आपको इंप्रूव होती हुई दिखे और एएस इंडियस के प्रिंसिपल्स को बाईपास कर दो। तो कॉम्प्लेक्स ट्रांजैक्शन जानबूझ के करना ताकि प्रॉफिट बढ़े, वो भी एक तरह का फ्रॉडलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग है। फिर मिस अप्रोप्रिएशन, चोरी दो तरह की हो सकती है, पैसों की चोरी हो सकती है, स्टॉक की चोरी हो सकती है। पैसा आते वक्त उसको गायब कर दो, सिस्टम में दिखाओ मत, सप्रेसिंग कैश रिसीट्स, या फिर पे करते वक्त ज्यादा पे कर दो, इन्फ्लेटिंग पेमेंट्स। गुड्स, वैसी गुड्स को चोरी हो सकती है या फिर पर्सनल पर्पस के लिए यूज हो सकता है। ये फ्रॉड रिस्क फैक्टर क्या होते हैं? कोई भी ऐसी चीज जिसके वजह से फ्रॉड हो सकता है वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। 3 तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर होते हैं। चलिए,
फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए भी देखेंगे, मिस अप्रोप्रिएशन के लिए देखेंगे। पहले शुरुआत करते हैं फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के लिए। अगर आपको दिखे कि फ्रॉड करने से बहुत बेनिफिट फ्लो हो रहा है, इंसेंटिव है, या फ्रॉड करके बहुत ज्यादा प्रेशर है, तो इसके वजह से फ्रॉड की रिस्क बढ़ती है, फ्रॉड हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको दिखे कि एम्प्लॉयज के पास में बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है, ठीक है, बहुत ज्यादा शेयर होल्डिंग है, या फिर उनके पास बड़े बड़े ईसॉप स्कीम्स है, प्रॉफिट से कनेक्टेड कमीशंस है, सेल से कनेक्टेड कमीशंस है, इन सबको अचीव करने के लिए, शेयर प्राइस बढ़ाने के लिए वो लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करेंगे। तो अगर ऐसे इंसेंटिव है बड़े बड़े, बहुत फायदा फ्लो होने वाला है, इट इज अ फ्रॉड रिस्क फैक्टर। बहुत प्रेशर है, इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, आपने बड़े बड़े प्रोमिस करके रखे हुए, इन्वेस्टर्स का प्रेशर है, बैंक्स का प्रेशर है, मार्केट में कंपटीशन का प्रेशर है, प्रॉफिट्स को बढ़ा के दिखाना, सेल्स को बढ़ा के दिखाना, नंबर वन दिखना, उस चक्कर में लोग फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करते। तो इंसेंटिव्स और प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, जब बहुत आसान होता है फ्रॉड करना, डोमिनेंट पोजीशन है इंडस्ट्री में, मैं जो बोलूं वो होता है, उसकी मदद से मैं कभी भी सेल करता हूं, किसी भी प्राइस पे सेल करे तो बाद में रिटर्न कर लूंगा, डोमिनेंट पोजीशन है। फिर इंटरनेशनल बॉर्डर्स, फॉरेन ब्रांचेस है, वहां पे जाना मुश्किल है, बात करना मुश्किल है, जानकारी निकालना मुश्किल है, वहां पे गड़बड़ करता हूं, अपॉर्चुनिटी है। एटीट्यूड ही खराब है, इनअप्रोप्रिएट वैल्यूज, प्रॉफिट एट एनी कॉस्ट चाहिए, वो फ्रॉड रिस्क फैक्टर है। या फिर रैशनलाइजेशन, स्ट्रॉन्ग रीजन है, अरे वो कंपनी के जो सीनियर एम्प्लॉयज थे उनको मोटिवेट करना था, उनको प्रॉफिट दिखाना जरूरी था, ग्रोथ दिखाना जरूरी था, नहीं तो मोटिवेट नहीं होते थे, इन्वेस्टर्स को मोटिवेट करना जरूरी था, इसलिए हम लोगों ने ऐसा किया। ये तीन तरह के फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स है, और उसके एग्जाम्पल देखे हम लोगों ने फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में। अब ये वापस तीन फैक्टर देंगे कि मिस अप्रोप्रिएशन में कैसे होते हैं। ये एग्जाम्पल्स है फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के, फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। अब ये एग्जांपल्स है फ्रॉड रिस्क फैक्टर के जो मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट करवाएंगे। इंसेंटिव, किसी को खर्चा करने की बहुत आदत है, शो ऑफ की बहुत आदत है, वो इंसेंटिव बनता है, उसके लिए वो फ्रॉड करता है। किसी के ऊपर प्रेशर है, जॉब से निकालने वाले, पता चले कि मेरी सैलरी कम होने वाली है, अब डर के मारे कि भैया मैं ईएमआई कैसे भरूंगा, प्रेशर है, लोग उसलिए चोरी करते हैं। अपॉर्चुनिटी, फिक्स एसेट बहुत छोटे छोटे साइज के हैं, इजीली सेलेबल, मूवेबल, मार्केटेबल है, उस पर कोई आइडेंटिफिकेशन मार्क नहीं है, इन्वेंट्री वैसे इजीली सेलेबल है, अपॉर्चुनिटी है। इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत वीक है, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, फिर अपॉर्चुनिटी फ्रॉड करने की एटीट्यूड, केयरलेसनेस भरा पड़ा है, उनको बार बार बताया कि सिस्टम के अंदर वीकनेस है, उसको ठीक करो, ठीक नहीं करते, डेफिशिएंसी ठीक नहीं कर रहे, सिस्टम बराबर बना नहीं रहे, उसको ठीक नहीं कर रहे, उसकी प्रॉब्लम्स दूर नहीं कर रहे, एटीट्यूड ही खराब है। रैशनलाइजेशन, कुछ एम्प्लॉइज ऐसे जो नाराज है, हमको बोनस नहीं मिला, हमको कमीशन मिला, हम खुद ही चोरी कर लेंगे। फिर पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड, ऐसी चीजें जिसको देखकर लगता है कि फ्रॉड हो चुका है, दैट इज पॉसिबिलिटी ऑफ फ्रॉड। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने फ्रॉड रिस्क फैक्टर देखा, ऐसी चीजें जिसको देखकर ऐसा लगे कि फ्रॉड हो सकता है, जो फ्रॉड की रिस्क को बढ़ाते हैं, करेक्ट, उसको हम लोग फ्रॉड रिस्क फैक्टर बोलते हैं। तो फ्रॉड रिस्क फैक्टर के वजह से फ्रॉडुलेंट फाइनेंशियल रिपोर्टिंग भी हो सकती है, और फ्रॉड रिस्क फैक्टर की वजह से मिस अप्रोप्रिएशन ऑफ एसेट भी हो सकता है, उसके एग्जांपल देखे हम लोगों ने। लेकिन अब क्या देख रहे हैं हम लोग, ऐसी चीजें जिसको देखकर ऐसा लगता हो कि फ्रॉड हो चुका है। एक पैरेलल एग्जांपल देता हूं, अगर मैं देख रहा हूं कि कोई बंदा गाड़ी बहुत फास्ट चला रहा है, रेकलेसली चला रहा है, इसका एक्सीडेंट हो सकता है, वो क्या हो गया, फ्रॉड रिस्क फैक्टर। और अगर उसकी गाड़ी टूटी फूटी है, वो क्या हो गया, इंडिकेटर कि फ्रॉड हो चुका है। यहां पर भी इंडिकेटर की फ्रॉड हो चुका है। तीन तरह के इंडिकेटर हो सकते हैं। डिस्क्रिपेंसीज, जब आपको सिस्टम के अंदर या बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर अनयूजुअल चीजें देखने को मिले, आपने देखा कि अनयूजुअल टाइम पे, सुबह 3 बजे, 4 बजे, रात को 12, 1 बजे, अगर एक्सेस है सिस्टम के लॉक्स के अंदर, अरे ये क्यों है, मतलब किसी ने फ्रॉडुलेंट काम किया है। आपने देखा कि भाई सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, ट्रांजैक्शन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगते हैं ना एंट्री पास करने के लिए, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स ही नहीं, फिर भी एंट्री पास की, कुछ तो गड़बड़ है। डॉक्यूमेंट्स के ऊपर साइन नहीं है, ऑथराइजेशन नहीं है, गड़बड़ हुई कुछ तो भी। फिर आप देखते हो कि अरे यार, एंट्री को बहुत लेट पास किया हुआ है, 2-2, 3-3 महीने लेट एंट्री पास कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि उसके अंदर सारी रिकॉर्ड्स नहीं है, कुछ गड़बड़ है इस एंट्री में, लास्ट मिनट बहुत सारे बड़े बड़े एडजस्टमेंट है, गड़बड़ है, लोग कंप्लेन कर रहे हैं आपके बारे में, कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर ऐसी चीजें आपको देखने को मिली, एक्सेस अजीबोगरीब टाइम पे है, सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सिग्नेचर्स नहीं है, बहुत लेट एंट्रीज है, आधी अधूरी एंट्रीज है, लास्ट मिनट एडजस्टमेंट्स है, टिप्स कंप्लेंट्स मिल रही, लोग कंप्लेन कर देंगे, सीक्वेंस में उसको आपको समझना जरूरी है, तब मेमोरी में बैठेगा। अब आगे हम लोग बात करते हैं कि कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस है, आपस में टकरा रहे या मिसिंग एविडेंस है। पहले हम मिसिंग एविडेंस की, भाई सिस्टम अपग्रेड हुआ है, नया सिस्टम आया है, नया वर्जन आया है, लेकिन नए सिस्टम के फ्लो चार्ट्स, उसके एक्सप्लेनेशन, उसके टेस्टिंग मॉड्यूल्स, उसके ट्रेनिंग, पूरे डॉक्यूमेंट्स गायब है, कुछ गड़बड़ है भाई साहब। ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जिसके बेस पे एंट्री पास, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गायब है, कुछ तो गड़बड़ है। भाई इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए, पहले तो सिर्फ ओरिजिनल गायब थे, अब तो डुप्लीकेट भी गायब है, इलेक्ट्रॉनिक भी गायब है, कुछ तो गड़बड़ है।
जैसे और जब चेक कैंसिल हुआ तो ओरिजिनल चेक होना चाहिए, वो गायब है, कुछ तो गड़बड़। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट गायब है, गड़बड़ है भाई साहब। सिस्टम चेंज हुआ, उसके डॉक्यूमेंट गायब है, ओरिजिनल डॉक्यूमेंट गायब है। जैसे उसमें एग्जांपल आप जोड़ लो, चेक्स गायब है, इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स भी गायब हो गए। देयर इज समथिंग रॉन्ग। कॉन्फ्लिक्टिंग एविडेंस, उसका निमोनिक है। अनयूजुअल माइका, अनयूजुअल चेंजेस है, बैलेंस शीट पीएनएल में अनयूजुअल रेशियोज है, ठीक है, देयर इज सम प्रॉब्लम। मिसमैच है, मिसमैच है रिकॉर्ड्स के बीच। एक तो अनयूजुअल चीजें चेंजेस हो रही है, लोग उसके बाद में आपके जो कंफर्मेशन आ रहे हैं बाहर से और रिकॉर्ड्स मैच नहीं हो रहे, देयर इज इनकंसिस्टेंसी, इनकंसिस्टेंस है। लोग जो जवाब दे रहे हैं चीजें मिसमैच का, वो लॉजिकल जवाब नहीं दे रहे। लोग कंफर्मेशन ही नहीं भेज रहे हैं, जबकि आप पिछले साल तो आए थे। आपको लग रहा है कि डॉक्यूमेंट्स को अल्टर किया हुआ है। अनयूजुअल चीजें रहना, मिसमैच निकलना, इनकंसिस्टेंट जवाब देना, कंफर्मेशन नहीं आना, अल्टरेशन होना। इन्वेंट्री में फिजिकल इन्वेंट्री रिकॉर्ड की इन्वेंट्री मैच नहीं हो रही। क्यों मैच नहीं हो रही, उसका कोई जवाब नहीं मिल पा रहा। अकाउंट रिसेबल में बड़ी बड़ी एंट्रीज है, क्रेडिट एंट्रीज, डेटर को उड़ा दिया गया, क्यों उड़ा दिया गया समझ में नहीं आ रहा। डेटर और डेटर्स लेजर मैच नहीं हो रहा। कंट्रोल अकाउंट होता है डेटर लेजर एडजस्टमेंट, ठीक है, जिसको बैलेंसिंग के लिए खास बनाया जाता है डेटर लेजर, जनरल लेजर में, वो किसी से मैच नहीं हो रहा, गड़बड़ है भाई साहब। फिर प्रॉब्लमैटिक अनयूजुअल रिलेशनशिप, अरे आपको टाइम ही नहीं दे रहे ऑडिट करने के लिए, आपने 2 महीने मांगे थे, बोले 1 ही महीना दे रहे हैं। उसमें भी अगर इंफॉर्मेशन मांगो तो बहुत लेट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, टाइम का प्रॉब्लम है। टीसीडब्ल्यू से नहीं मिल सकते, सिस्टम डेवलपमेंट वाले बंदे से नहीं मिल सकते, एम्प्लॉय से नहीं मिल सकते, वेंडर से नहीं मिल सकते, कस्टमर किसी से बातचीत नहीं कर रहे, एक्सेस नहीं दे रहे, यहां तक कि सिस्टम का एक्सेस भी बराबर नहीं दे रहे। ऊपर से मैनेजमेंट के लोग कंप्लेन ही कंप्लेन किए जा रहे हैं। हम जो बात बोल रहे हैं हमारी बात ही नहीं सुन रहे, ना सिस्टम ठीक कर रहे, ना रेक्टिफिकेशन कर रहे। भाई इनकी अकाउंटिंग पॉलिसी दुनिया से अलग चल रही है, इंडस्ट्री से अलग चल रही है, और बार बार चेंजेस कर रहे हैं एस्टिमेट्स में, ताकि प्रॉफिट को बढ़ा चढ़ाकर दिखाए। अब हम लोगों को अगर फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स के बारे में जानना है, तो हमको विल हैव टू कलेक्ट लॉट ऑफ इन्फॉर्मेशन अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट। फ्रॉड की जानकारी हमको इकट्ठा करनी पड़ेगी। अब फ्रॉड की जानकारी हम कैसे इकट्ठा करें? वो बोलते हैं कि 315 में जब आप एंटिटी एनवायरनमेंट को समझ रहे थे, तभी उसी वक्त एक आप काम करो, फ्रॉड की जानकारी आप इकट्ठा करो। कैसे इकट्ठा करेंगे? इंक्वायरी करिए, टीसीडब्ल्यू जी को बुलाइए, उनको बोले देखिए कंपनी में फ्रॉड कहाँ पे हो सकता है, वो सोचना, उसको रोकना आपका काम है, और आपका काम कंपनी का काम है, और आपका काम है सुपरविजन करना। आप बताइए कि आप ओवरसाइट सुपरवाइज करते हैं क्या, कि मैनेजमेंट के लोग फ्रॉड रिस्क कैसे पता लगाते हैं, कैसे असेस करते हैं, और उसके लिए कैसे इंटरनल कंट्रोल्स बनाते हैं? आप सुपरविजन करते हो? सुपरविजन में आपको क्या पता चला, हमको बताइए। अच्छा, एएसएएफ है क्या? आपको कोई एक्चुअल फ्रॉड, सस्पेक्टेड फ्रॉड, या फिर इल्जाम लगा एलिज फ्रॉड की जानकारी है क्या? वो हमको बता दीजिए। अब उनसे काफी कुछ जानकारी मिल जाएगी। मैनेजमेंट के पास चलेंगे, मैनेजमेंट, अरे तुम्हारी जिम्मेदारी होती है फ्रॉड रिस्क पता करना, तुम्हारा बताओ, तुम्हारा क्या सिस्टम है फ्रॉड रिस्क पता करने का, कौन से डिपार्टमेंट में फ्रॉड हो सकता है, कैसे पता लगाते हो कहां फ्रॉड हो सकता है, कैसे उसको मेजर करते हो कि कौन सी फ्रॉड रिस्क, कौन सी रिस्क बड़ी है छोटी है, पता लगा। जब अब तुमको रिस्क के बारे में पता लगता है, तो तुम्हारे ऊपर के लोगों के बड़े लोगों को और एम्प्लॉयज को बताते हो उसके बारे में कि इस एरिया में फ्रॉड रिस्क है। अच्छा, तुम्हारे पास कोई एएसएएफ है क्या, एक्चुअल सस्पेक्टेड एलिज फ्रॉड की जानकारी है? इंटरनल ऑडिटर को पूछते हैं, ये बता तेरे पास एएसएएफ है क्या? एम्प्लॉय को पूछते हैं, तेरे पास एएसएएफ है क्या? इंक्वायरी 4 लोगों से करते। फिर उसके बाद में एनालिटिकल प्रोसीजर्स, बहुत सारा रेशियो एनालिसिस करते, ग्राफिकल एनालिसिस करते, कुछ अनयूजुअल मिल रहा है क्या जो फ्रॉड के बारे में बोले। फिर अदर इंफॉर्मेशन इकट्ठा करते। पुराना ऑडिटर आपको फ्रॉड के बारे में बता सकता है, मीडिया इंफॉर्मेशन आपको फ्रॉड के बारे में बता सकती है, वो देख लो। ये सारी जानकारी इकट्ठा करने के बाद सोचते हैं फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या, इंसेंटिव्स मिल रहे हैं, प्रेशर, अपॉर्चुनिटी, एटीट्यूड, रैशनलाइजेशन, फ्रॉड रिस्क फैक्टर्स मिल रहे हैं क्या? अगर कहीं फ्रॉड रिस्क फैक्टर बहुत ज्यादा मिल रहा है, तो वहां पे फ्रॉड रिस्क हो सकती है, उसको स्टडी करो। अब जानकारी मिलने के बाद में अगला आइडेंटिफिकेशन। जानकारी कैसे इकट्ठा करना, तो वो तो हो गया। जानकारी इकट्ठे करने के बाद आइडेंटिफाई असेसिंग फ्रॉड रिस्क। सोचो कहां फ्रॉड हो सकता है, पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फ्रॉड करने के चांसेस कहीं पर भी, कि कोई पर्टिकुलर ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर में फ्रॉड करने के चांसेस, असर्शन लेवल फ्रॉड है, किस तरह के फ्रॉड के चांस है। पूरा मैनेजमेंट निकम्मा नालायक होता है, कहीं पर भी गड़बड़, वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क है। सिर्फ स्टॉक मैनेजर गड़बड़ है, वो असर्शन लेवल रिस्क हो जाएगा। रेवेन्यू रिकॉग्निशन को ना हमेशा बोल देना कि उसमें फ्रॉड के चांसेस है, और उसमें बहुत सारी प्रोसीजर लगाना। लेकिन अगर आपके पास में जस्टिफाइड रीजन हो, जस्टिफाइड रीजन हो कि भाई एक ही तो एक रेंट मिलता है हमको एक बिल्डिंग का, तो फिर उसको बोल दो कि नहीं नहीं, जनरली रेवेन्यू रिकॉग्निशन हाई रिस्क होती है, हमारे कंपनी में फ्रॉड रिस्क नहीं है क्योंकि एक ही है, डॉक्यूमेंट करके छोड़ दो। फिर जब भी फ्रॉड की रिस्क मिलेगी, उसको सिग्निफिकेंट रिस्क ट्रीट करना, उसके सारे इंटरनल कंट्रोल समझना, उस पर बहुत मेहनत करना, ठीक है। ये फिर सिचुएशन अनेबल टू कंटिन्यू द एंगेजमेंट। कभी कभी क्या होता है, फ्रॉड के बारे में हमको पता चलता, मैनेजमेंट को बताते फ्रॉड के बारे में, कोई हमारी बात सुन नहीं रहा, कोई ध्यान नहीं दे रहा, बताया फिर भी कोई एक्शन नहीं ले रहा, उल्टा जिसने फ्रॉड किया उसको प्रमोट कर रहे हैं, विश्वास उड़ जाता है। एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस बोलते हैं इसको। इमीडिएटली ऐसी बातें आप बता दो, एज पर लॉ रेगुलेशन या स्टैंडर्ड, किसी को बता दो ये सारी बातें। और
अगर लगता है कि विश्वास उड़ गया तो विड्रॉ करने के बारे में सोचो। अगर आपने विड्रॉ करने के बारे में सोचा है तो विड्रॉ करने के बाद में आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आरओसी, सीएजी सबको सारी क्यों आपने विड्रॉ किया वो बताना चाहिए। तो कभी कभी विड्रॉ भी करते हैं हम लोग। अब अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आता है एक्चुअल फ्रॉड पे या सस्पेक्टेड फ्रॉड पे, तो आप जवाब कैसे लिखोगे? आप बोलोगे ऐसे 240 लिखता है। जब भी ऑडिटर को ऐसा लगे कि मिसस्टेटमेंट पॉसिबल है, मिसस्टेटमेंट हो सकता है, तो उसने इमीडिएटली सोचना चाहिए कि क्या मटेरियल मिसस्टेटमेंट हो सकता है। अगर जवाब हाँ है ना, तो ऑडिट प्रोसीजर्स को मॉडिफाई करना चाहिए, बढ़ाकर लगाना चाहिए। फिर उसके आगे अगर एक्चुअल मिसस्टेटमेंट मिला तो फिर मिसस्टेटमेंट का नेचर समझो, इंटेंशनल लग रहा है, इज इट बिकॉज ऑफ फ्रॉड। फिर जितने लोगों ने फ्रॉड ये किया है उन सबकी सारी जानकारी, सारे डॉक्यूमेंट्स को रीचेक कर लेना चाहिए हम लोगों ने। अब गलती मिलने के बाद क्या करना चाहिए? मटेरियल देखो, मेजर करो गलती मटेरियल है क्या, और उसको आप एडजस्ट करवाइए। अगर मटेरियलिटी पता नहीं कर पा रहे, ठीक है, या फिर एडजस्टमेंट नहीं कर रहा, मैनेजमेंट कोऑपरेट नहीं कर रहा, बुरी बात है, हम क्वालिफाई एडवर्स दे देंगे। ये बातें आपको समझानी चाहिए। फिर आपने जब पानी सर के ऊपर चला जाए, एबिलिटी टू कंटिन्यू पे प्रॉब्लम आ जाए, वो पॉइंट भी समझाओ। कारों के अंदर फ्रॉड रिपोर्टिंग करनी पड़ती है, वो समझाओ। गवर्नमेंट को 14312 में बताना पड़ता है, वो भी आपने समझाना चाहिए। 250 के ऊपर आइए कि बहुत सारे लॉ लगते हैं, उसको लेकर हमारी जिम्मेदारी क्या है। सबसे पहले जितने भी लॉज है सबको आप समझ लीजिए कि भाई कितने तरह के लॉज लगते हैं, इज इट हेवीली रेगुलेटेड, अंडर रेगुलेटेड, क्या रिक्वायरमेंट्स है, और इनका लीगल डिपार्टमेंट इनकी तैयारी कैसी है लॉ के कंप्लायंस करने के लिए। पहली बात समझ ली, पूरा ओवरऑल लॉ का नॉलेज ले लिया। अब ऐसे लॉ को आइडेंटिफाई करो जिसका डायरेक्ट इफेक्ट है, खास इंडस्ट्री के लिए जो लॉ बनते हैं, खास फाइनेंशियल स्टेटमेंट के लिए जो लॉ बनते हैं, जिसका इंपैक्ट इनकम, एक्सपेंस, एसेट, लायबिलिटी पे है, ऐसे सभी लॉज को इन डेप्थ चेक करो, उसका कंप्लायंस चेक करो, कंप्लायंस। फिर अगर हम बात करते हैं ऐसे लॉज का जिसका मटेरियल इफेक्ट हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, जिसका डायरेक्ट रिलेटेड नहीं, कभी कभार असर हो जाता है, उसका नॉन कंप्लायंस चेक करो। तो नॉन कंप्लायंस में खास बात क्या होती है? सी वेदर देयर इज अ नॉन कंप्लायंस। नॉन कंप्लायंस चेक करना मतलब सिर्फ दो चीजें करना, पूछताछ करना टीसीडब्ल्यू मैनेजमेंट से, ये लॉ टूटा क्या, ये लॉ टूटा क्या, हाँ आपके अथॉरिटीज के साथ में जो भी लेटर एक्सचेंज हो रहे हैं वो बताओ, हमको पढ़ना है, कोई लॉ टूटने की जानकारी क्या। इसके अलावा कोई लॉ होगा ना, कुछ चेकिंग नहीं करना जब तक कोई आपको जानकारी नहीं मिले जिससे लगता है कि सस्पेक्टेड या एक्चुअल मिसस्टेटमेंट है। तो अंडरस्टैंडिंग ऑप्टिक करके लॉ को तीन हिस्सों में बांट दिया, तीनों के लिए अलग स्ट्रेटेजी है। कहीं पे बहुत चेकिंग करके कंप्लायंस चेक करते, कहीं पे नॉन कंप्लायंस चेक करते, कहीं पे कुछ भी नहीं करते। फिर बाद में अलर्ट रहिए, जहां से भी आपको आपको बोर्ड मिनट्स पढ़ते वक्त, मीडिया रिपोर्ट पढ़ते वक्त अलर्ट रहिए, आपको नॉन कंप्लायंस की जानकारी मिल सकती है। मैनेजमेंट को बोलो लिख कर दो कि हमने आपको सभी सस्पेक्टेड और एक्चुअल नॉन कंप्लायंस की जानकारी दी और उसकी प्रॉपर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट दी। इंडिकेटर्स ऑफ नॉन कंप्लायंस क्या होते हैं जिसको देखकर ऐसा लगे कि लॉ टूटा होगा? ठीक है, सी पपेट करके शॉर्टकट है। कंट्री, एक देश से गुड्स आ रहे दूसरे पेमेंट हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है आपके कस्टम्स लॉ का। सी फॉर कैश पेमेंट है, इलीगल पेमेंट हो सकते हैं। पेमेंट्स है, पेमेंट्स रिलेटेड पार्टीज को बहुत सारे पेमेंट है, पता नहीं क्यों आपका कंपनीज एक्ट का नॉन कंप्लायंस हो सकता है। अनऑथराइज ट्रांजैक्शन, सिग्नेचर नहीं है, जानबूझ के सिग्नेचर नहीं है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। इलीगल ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। परचेस प्राइस बहुत कम ज्यादा इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते वक्त, इनकम टैक्स का नॉन कंप्लायंस हो सकता है। एजेंट को भारी पेमेंट कर दिया है, वापस लॉ का नॉन कंप्लायंस होता है क्योंकि लिमिट दी होती है। टैक्स हेवंस, ऐसे देशों के साथ ट्रांजैक्शन है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स, एक्सचेंज कंट्रोल डॉक्यूमेंट्स मिसिंग है, फेमा एक्ट का नॉन कंप्लायंस हो सकता है। इसके अलावा और भी पॉइंट्स होते हैं। नॉन कंप्लायंस के बाद अथॉरिटीज आप छापे मार रही है, इन्वेस्टिगेशन हो रहा है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। आप बहुत बड़े बड़े लोगों को अपॉइंट कर रहे हो, वकीलों को लग रहा है, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। डॉक्यूमेंट्स अचानक गायब हो गए, फाइलें गायब हो गई, जानबूझ के, नॉन कंप्लायंस हो सकता है। पेमेंट ऑफ फाइन्स पे कर रहे हो या फिर मीडिया में बदनामी हो रही है, ये सब इंडिकेटर से दिखाते हैं कि नॉन कंप्लायंस हो सकता है। अच्छा, नॉन कंप्लायंस मिले तो क्या करें? जैसे आपको सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, एक्चुअल नॉन कंप्लायंस मिले, आप पूरे सर्कमस्टांसेस को समझ लो कि भाई जैसे हमने एग्जांपल लिया था चाइल्ड लेबर वाला, कितने लोग थे, क्या प्रीमाइसेस थे, पूरी जानकारी ले लो। आप एक्ट का नॉलेज ले लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे क्या इंपैक्ट है, पेनाल्टी का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, कॉम्पनसेशन का प्रोविजन बनाना पड़ेगा, लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा, गोइंग कंसर्न पे कैंसिल हो जाएगा। टीसीडब्ल्यूजी मैनेजमेंट से आकर डिस्कस करो कि देखो ऐसे ऐसे प्रॉब्लम्स मिले, बताइए आप क्या कैसी अकाउंटिंग कर रहे हैं। वो अगर पूरा मामला समझाते, अकाउंटिंग समझाते हैं, पूरी जानकारी देते, बहुत बढ़िया। लेकिन वो हमको प्रॉपर समझा नहीं रहे, चीजों को जानकारी नहीं दे रहे, लीगल एडवाइस लो बाहर से लॉयर को बुला के, अगर वो लीगल एडवाइस भी बराबर हमको नहीं मिल रही है, ठीक है, सबूत की भारी कमी हो चुकी है, हम क्वालिफाइड मॉडिफाई कर देंगे, हम क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देंगे। और जब लोगों के ऊपर से विश्वास उठता है तो रिस्क भी बढ़ानी पड़ेगी हमको, रिस्क बढ़ानी पड़ेगी। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन में भी भरोसा नहीं करेंगे उनके, क्योंकि वो तो कुछ बता ही नहीं रहते। और हो सकता है हम चीजों को रीचेक करें, एक्सपर्ट को लेकर आए। अब रिपोर्टिंग के बारे में बताओ, सबसे बड़े अथॉरिटीज होते हैं, अथॉरिटीज को कभी कुछ भी हम लोग नहीं बताएंगे, नॉन कंप्लायंस की जानकारी कभी भी किसी अथॉरिटी को नहीं देते जब तक कोई लॉ स्पेसिफिकली ना बोले। ऐसा इंडिया में कोई लॉ नहीं, इसलिए चुप बैठो। शेयर होल्डर्स को हम ऑडिट रिपोर्ट देते हैं, उनसे छोटे शेयर होल्डर ऑडिट रिपोर्ट में क्या लिखेंगे? अगर हमको सबूत नहीं मिल रहा है बराबर, सफिशिएंट, एप्रोप्रिएट, क्वालिफाइड, डिस्क्लेमर कर दो। सरकमस्टांस, सबूत नहीं मिल रहा लेकिन उसके लिए मैनेजमेंट जिम्मेदार नहीं है,
इसके लिए सर्कमस्टांसेस जिम्मेदार है। डॉक्यूमेंट्स गायब हो चुके हैं, डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, हम बोलेंगे नोट्स टू अकाउंट में सब बता दो। अगर उन्होंने बताया तो अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे, सर ईएमपी डाल देंगे। अगर वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सारी बातें नहीं बताएंगे तो गलत बात, क्वालिफाइड डिस्क्लेमर दे देंगे। अगर प्रॉपर अकाउंटिंग नहीं की है, कॉम्पनसेशन की, पेनाल्टी की, गोइंग कंसर्न की, तो फिर क्वालिफाई एडवर्स करना पड़ेगा। टीसीडब्ल्यूजी को देखो, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट के लोग अगर एक ही है, सेम लोग हैं, अगर सेम है तो कुछ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैनेजमेंट से तो पूरा डिस्कशन करते ही रहते हैं हम लोग, ऑडिट करते हो। अगर अलग लोग है तो बताना पड़ेगा सारे नॉन कंप्लायंस, अनलेस कि बहुत ही छोटे इनकॉन्सिक्वेंशियल कुछ रहे तो। और अगर मटेरियल और इंटेंशनल है नॉन कंप्लायंस, इमीडिएटली बताओ उनको। अगर ऐसा लगता है टीसीडब्ल्यू के लोग इन्वॉल्व है तो और भी हायर अथॉरिटी, रेगुलेटरी बॉडी, शेयर होल्डर, उनको आपने बताना चाहिए लीगल एडवाइस लेके। अब दो तरह के लोग आपको मिलेंगे, जो कंपनी में डे जो सिर्फ सुपरविजन के लिए आते, पीरियडिकली क्वार्टरली बेसिस पे सुपरवाइज करते, पॉलिसीज बनाते, टारगेट्स देते और बोलते इसको इंप्लीमेंट कर दो, वो है टीसीडब्ल्यूजी। और जो लोग पॉलिसीज को इंप्लीमेंट करते, 9 से 9 काम करते, वो हो गया मैनेजमेंट। हर ऑडिट में जाके पता लगाना पड़ता है ये टीसीडब्ल्यूजी कौन है और ये मैनेजमेंट कौन है, अलग अलग हो सकते हैं। कभी कभी टीसीडब्ल्यूजी ऑर्गेनाइजेशन के बाहर का हो सकता है, जैसे इसरो मिनिस्ट्री कंट्रोल करती है तो मिनिस्ट्री टीसीडब्ल्यूजी है, और इसरो का जो बोर्ड है वो मैनेजमेंट है। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि कंपनी के अंदर ही लोग लेकिन अलग अलग है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर टीसीडब्ल्यूजी हो सकता है, सीईओ और सीएफओ दिन रात काम कर रहे हैं, वो मैनेजमेंट हो सकता है कुछ लोग कॉमन हो, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम डायरेक्टर आपका मैनेजमेंट है और पूरा बोर्ड आपका टीसीडब्ल्यूजी। कुछ लोग कॉमन हो सकता है पूरे लोग सेम है, पार्टनरशिप में 4 पार्टनर, वही टीसीडब्ल्यूजी वही मैनेजमेंट। आइडेंटिफाई करना पड़ता है। कभी कभी कमिटीज होती है साहब, कि टीसीडब्ल्यूजी क्या करता है, अपना पूरा का पूरा काम, अकाउंटिंग ऑडिटिंग का काम किसी कमिटी को दे देता है। अगर किसी कमिटी को काम दे दिया है ना, तो आप एक काम करिए, ऑडिट कमिटी को, फिर आप ये कम्युनिकेशन जो करना है वो कमिटी से आपको करना पड़ेगा। अगर आप कमिटी से खुश नहीं हो तो फिर आप मेन टीसीडब्ल्यूजी के पास में जाते हो। अगर टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट दोनों एक हो गए तो क्या होगा? ऐसा जनरली स्मॉल बिजनेस में होता है, पार्टनरशिप, जितने पार्टनर्स थे वही लोग मैनेजमेंट में, वही लोग टीसीडब्ल्यूजी में। देखो, मैंने एज अ मैनेजमेंट तो आप सारी बातें कम्युनिकेट कर चुके थे, फिर आपको वापस चीजें कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगा कि मैनेजमेंट में कुछ ही लोगों के साथ में आपने कम्युनिकेशन किया हुआ है, टीसीडब्ल्यू सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन नहीं हुआ है, तो आप फिर से कम्युनिकेशन कभी कभार कर सकते हैं ऐसा, नहीं तो जनरली कम्युनिकेट करने की जरूरत नहीं है। अच्छा, टीसीडब्ल्यू को क्या बातें कम्युनिकेट करनी पड़ती है? देखो, याद रखने के लिए हमने एक सीक्वेंस बनाई है। जैसे ही आपका अपॉइंटमेंट हो, उनको बता दो कि भाई हमारी जिम्मेदारी होती है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे ओपिनियन देना, दैट्स इट। इसके अलावा और कोई काम हम नहीं करते हैं, ठीक है? तो आप समझ लो, फाइनेंशियल स्टेटमेंट की जिम्मेदारी आपकी है, आप इससे बिल्कुल भी रिलीव नहीं हो रहे हो, जिम्मेदारियां क्लियर कर लो। फिर काम शुरू करने के पहले उनको बता दो कि हमारा ओवरऑल ये प्लान है, इतने घंटे देंगे, इतने लोग आएंगे, इतने क्वार्टर में चेकिंग होंगी, वो बता दो। फिर ऑडिट के दौरान जो सिग्निफिकेंट फाइंडिंग्स मिलती है, सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी, तुम्हारे लोगों ने गलत व्यवहार किया, तुम्हारे लोगों ने टाइम नहीं दिया, बहुत मेहनत करवाई, बदतमीज लोग थे, डिफिकल्टी बता दो। फिर सिग्निफिकेंट मैटर, बड़ी बड़ी रिस्क क्या मिली, फिर टेस्ट ऑफ कंट्रोल में डेफिशिएंसी क्या मिली, फिर सब्सटैंटिव टेस्टिंग में टेस्ट आपके मिसस्टेटमेंट क्या मिले, वो सब डिस्कस कर लो। फिर मैनेजमेंट को बता दो, देखो आखिरी में डब्ल्यूआर लगेगा हमको, और सब कुछ होने के बाद में उनको बताते हैं आपकी क्वालिटी ऑफ अकाउंटिंग कैसे है, आपके टीम का नॉलेज कैसा है, सॉफ्टवेयर का नॉलेज कैसा है, क्या सोच समझ के अकाउंटिंग करते हो। फिर साइन करने के पहले, ऑडिट रिपोर्ट साइन करने के पहले, ऑडिट रिपोर्ट में असर डालने वाले मॉडिफिकेशंस, ईएमपी, ओएमपी, केएम, सब कुछ डिस्कस कर लो। इसके अलावा अगर हमको लगा कि और भी कुछ कम्युनिकेट करना है तो कर सकते हैं, जैसे आपका डेटा सेफ्टी अच्छा नहीं है एंड सो ऑन। लिस्टेड कंपनी में ना हम कम्युनिकेट करते इंडिपेंडेंस को लेकर, कि क्या हमारी पूरी टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं। भाई हमारी टीम के पास किसी के पास शेयर्स नहीं थे, कोई रिलेटिव नहीं था, इंडिपेंडेंट, हमारी टीम इंडिपेंडेंट थी कि नहीं, उसके बारे में हम लोग बताते हैं का एथिकल रिक्वायरमेंट्स। फिर कोई अगर रिलेशनशिप्स है कि भाई कुछ शेयर होल्डिंग, कुछ रिलेशनशिप जिसका इंडिपेंडेंस पे इंपैक्ट हो सकता है, वो सब शेयर करते हैं। हम लोग कितने इंडिपेंडेंट थे, क्या क्या फुलफिल किया, वो बताते हैं। कोई रिलेशनशिप है जो इंपैक्ट हो सकता है, वो भी बताते हैं। हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कितना कमा रहे हैं, ऑडिट में कितना कमा रहे हैं, नॉन ऑडिट में कितना कमा रहे हैं, वो भी बताते हैं। और इंडिपेंडेंस के इश्यूज को हमने कैसे एलिमिनेट किया, कैसे सेफगार्ड किया, वो भी बताया जाता है। तो बेसिकली इंडिपेंडेंस की ही पूरी कम्युनिकेशन है। क्या हम लोग एथिकल इंडिपेंडेंट थे, रिलेशनशिप इसका इंपैक्ट हो सकता है, कमाई, ऑडिट, नॉन ऑडिट, और कैसे चीजों को एलिमिनेट किया, रिड्यूस किया रिस्क को। फिर हम लोग बात करते हैं सिग्निफिकेंट डिफिकल्टी को। हमने इसको बांटा, भैया टाइम के 2 पॉइंट है। टाइम के 2 पॉइंट है, एक तो आप टाइम हमको नहीं दे रहे, बहुत ही ब्रीफ टाइम दे रहे हो, या फिर आप ऑडिट करने के लिए कम समय दे रहे हो, बहुत लेट इंफॉर्मेशन दे रहे हो, ऐसे 2 डिफिकल्टी हो गई। फिर एफर्ट्स, एफर्ट्स को लेकर दिक्कत है, जो एक्सपेक्टेड शेड्यूल्स, फॉर्म, कैलकुलेशंस रेडी होने चाहिए तो नहीं है, बार बार आपको याद दिलाना पड़ रहा है, हमको करना पड़ रहा है। अच्छा, बहुत मेहनत कर रही है जानकारी इकट्ठा करने के लिए, गोडाउन खुद चल के जाना पड़ रहा है, खुद सारी प्रोसेसिंग करनी पड़ रही है, अनएक्सपेक्टेड एफर्ट्स लग रहे हैं, बिहेवियर बहुत ही बेकार है जी आपका। आपको जानकारी पूछ रहे, बता ही नहीं रहे, गोइंग कंसर्न की जानकारी नहीं दे रहे, ऊपर से दूसरों से भी बात मत करो, वो भी बता रहे। तो टाइम के 2 फैक्टर है,
एफर्ट्स के 2 फैक्टर है, बिहेवियर के 2 फैक्टर है। ऐसे सर्कमस्टांसेस लिमिटेशन ऑफ स्कोप हो जाते हैं। आपने हमको ऑडिट करने से रोका, सबूत की कमी होगी तो मॉडिफाई कर सकते हैं हम लोग ओपिनियन। अच्छा, कम्युनिकेशन ऑफ की ऑडिट मैटर के बारे में बताइए। ऐसे 260 तो बोलता है सारी इंपॉर्टेंट बातें आपने टीसीडब्ल्यू को कम्युनिकेट करनी चाहिए। भाई मैं तो बोल रहा हूं, फिर टाइमिंग कब कम्युनिकेट करनी चाहिए? अप, आप सारी इंपॉर्टेंट बातें कम्युनिकेट करो और जो की ऑडिट मैटर है, ठीक है, वो भी आपने कम्युनिकेट करना ही चाहिए। तो 260 के हिसाब से सारी इंपॉर्टेंट बातें आपको कम्युनिकेट करनी चाहिए, लेकिन की ऑडिट मैटर के बारे में, इसके बारे में भी आपके समय समय पे कम्युनिकेशन होने चाहिए। बोले कैसे कम्युनिकेशन होनी चाहिए? सबसे पहले जब ऑडिट की शुरुआत होती है ना, आप ओवरऑल प्लान्स को बताते, तभी आप बता दो हमारे हिसाब से ये की ऑडिट मैटर बनने वाले हैं, इस एरिया पे हमको बहुत मेहनत करने वाली है, वो आप बता दो। इसका फायदा दोनों है, ऑडिटर को और टीसीडब्ल्यू जी को। ऑडिटर टू वे कम्युनिकेशन की ऑडिट मैटर के ऊपर अच्छी खासी जानकारी पहले से मिलने लग जाती है। टीसीडब्ल्यू जी को बड़े फायदे हैं, पहले तो बहुत खुश हो जाते हैं, अरे वाह, हमको इतना इंपॉर्टेंट समझा है कि की ऑडिट मैटर के बारे में पहले से हमको बता के रखा हुआ है, वेरी गुड। उनकी अंडरस्टैंडिंग और इंप्रूव हो जाती है कि की ऑडिट मैटर किसको बता रहे, क्यों बता रहे। उनको ये समझ में आता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मैं और जानकारी दे देता हूं ताकि लोग कंफ्यूज ना हो की ऑडिट मैटर को लेकर। अरे वाह, प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन होना चाहिए। उसके बाद जब ड्राफ्ट रिपोर्ट बनती है तो उसमें भी आपने की ऑडिट मैटर को बताना चाहिए। की ऑडिट मैटर कितना बड़ा है, पिछले साल था नहीं था, इन सब पे डिपेंड करता है कब कब कम्युनिकेट करेंगे, कितने डिटेल में हम कम्युनिकेशन करेंगे। तो आपको समझाना है भाई, सारी इंपॉर्टेंट बातें हैं, की ऑडिट मैटर भी इंपॉर्टेंट है, टाइमिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिपेंड ऑन इंपॉर्टेंस और कितना नया मामला है। प्रिलिमिनरी कम्युनिकेशन तो कर ही करो, और आखिरी में ड्राफ्ट रिपोर्ट बनाते तब भी कम्युनिकेशन करो। फिर उसके बाद में 265 डेफिशिएंसी, जब आपको ऐसा दिखे कि इंटरनल कंट्रोल सिस्टम जो होने चाहिए थे गलतियों को प्रिवेंट डिटेक्ट करेक्ट करने के लिए वो मिसिंग है, दे आर नॉट देयर, मतलब वो डेफिशिएंसी है बट दे आर नॉट प्रॉपरली डिजाइन एंड इंप्लीमेंटेड ऑपरेटिंग इफेक्टिवली, वो गलतियों को प्रिवेंट डिटेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। मिसिंग होना वो भी डेफिशिएंसी है, काम बराबर नहीं कर पाना वो भी डेफिशिएंसी है। फिर उसके बाद में हमारी क्या जिम्मेदारी है? ऑडिट करने के लिए जाओ ना, सिस्टम को स्टडी करते रहो, देखो आपको चीजें मिसिंग दिख रही है, चीजों में प्रॉब्लम दिख रहा है जो डेफिशिएंसी बन सकती है। आप अगर ऐसा दिख रहा है तो स्टेप नंबर 2 सोचो, सिग्नेचर नहीं हो रही है, स्टैंप नहीं लग रहा है, लोगों को ट्रेनिंग नहीं है, सेग्रीगेशन नहीं है, क्या ये सारी चीजें सिस्टम के अंदर की खामियां इंडिकेट कर रही है? अगर इंडिकेट कर रही है तो पहला स्टेप नंबर 1 आपने देखना है कि क्या क्या कमियां मिल रही है, इज इट लीडिंग टू डेफिशिएंसी? अगर डेफिशिएंसी मिली, हाँ यार सिस्टम में प्रॉब्लम है तो फिर ये सोचो, इज इट अ सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी? ऐसी डेफिशिएंसी जिसकी वजह से बड़े बड़े गड़बड़ मिसस्टेटमेंट हो सकते हैं और प्रोबेबिलिटी भी बहुत ज्यादा है, उसको सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर आप टीसीडब्ल्यू जी को सारी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी राइटिंग में बताइए। मैनेजमेंट का क्या, मैनेजमेंट को भी सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी राइटिंग में बताइए। लेकिन अगर हमको पता चला, उनको बताना सही नहीं होगा, उनके लोग भी इन्वॉल्व है, ठीक है, तो हम उनको नहीं बताएंगे सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी। अदर डेफिशिएंसी भी उनको बताइए, लेकिन पता चला इंटरनल ऑडिटर ने पहले से बता दिया, फिर हम उनको नहीं बताएंगे। तो मैनेजमेंट के केस में एक्सेप्शंस है, ठीक है, बहुत सिंपल सा रिस्पॉन्सिबिलिटी को लेकर पहले देखो डेफिशिएंसी है क्या, है तो सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी है क्या, टाइमली बेस में बड़ी बता दीजिए। और मैनेजमेंट को आप बताते, लेकिन एक्सेप्शंस है, वो खुद इन्वॉल्व है मत बताओ, किसी और ने बता दिया मत बताओ। कंटेंट्स को लेकर वो लेटर को बोलते मैनेजमेंट लेटर, लेटर ऑफ वीकनेस बोलते, उसके अंदर आप प्रॉब्लम को समझाओ, उसका कितने करोड़ों में इंपैक्ट होगा उसके बारे में बताओ, और सफिशिएंट जानकारी दो कि भाई वो सारे क्या प्रॉब्लम है, कौन से एरिया में प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है, कितना बड़ा प्रॉब्लम है, क्या इंपैक्ट हो सकता है, सफिशिएंट जानकारी उसकी देनी चाहिए। लेकिन रिपोर्ट में अलर्ट करो, हम तो ऑडिट करने आए थे, हमारा काम है ओपिनियन देना, ठीक है, वो तो हमारे स्टैंडर्ड्स बोलते सिस्टम को स्टडी कर लो इसलिए कर दिया, लेकिन इस पे हम लोग कोई ओपिनियन नहीं देने वाले, ठीक है, और हम उतनी डेफिशिएंसी बता रहे जितने हमको मिली, हो सकता है और भी हो, तो हमसे ज्यादा आप एक्सपेक्टेशन ना करें। ये जानकारी बड़े काम की है, मैनेजमेंट को बहुत काम की है, वो अपने सिस्टम्स को ठीक कर सकता है ये इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद। ऑडिटर के लिए भी काम की है, कोई अगर ऑडिटर को बोलेगा कि भाई तुमने बताया क्यों नहीं, तुम्हारे ऊपर फाइन लगना चाहिए, अरे मैंने पहले ही कम्युनिकेशन कर लिया था, अब मेरे ऊपर कोई फाइन की बात नहीं कर सकता है। अच्छा, डेफिशिएंसी सिग्निफिकेंट है कि अदर है? अब 800 करोड़ का कोयला हम लोग खरीदते साल भर में, उसमें अगर सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटी नहीं है, क्वालिटी चेक नहीं है, तो बहुत बड़ा फ्रॉड हो सकता है वहां पे। और जो लकड़ा है, वुड, वुड हम लोग खरीदते 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए में तो क्या तो गड़बड़ होगी, ठीक है। अब कैसे तय करना कौन सी बड़ी डेफिशिएंसी कौन सी छोटी डेफिशिएंसी है? ऐसी डेफिशिएंसी जहां पे आपको लगे बड़ा इन्वॉल्व अमाउंट इन्वॉल्व है, बड़ी प्रोबेबिलिटी है, तो उसको फैक्टर्स दिए उसके, वेरी अमेजिंग फ्लॉस, जो बहुत स्टाइलिश है, वहां सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। पी स्टैंड फॉर वॉल्यूम, अगर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर में जहां पे वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसी हो सकती है। अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अमाउंट इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वापस वॉल्यूम में आते हैं, वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस,
नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन बहुत ज्यादा है, मतलब वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी हो सकती है कोयले में। अमाउंट इन्वॉल्व बहुत ज्यादा है, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्सेप्शंस, गलतियां बार बार निकलती है, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। अरे उसका नेचर ही इतना खतरनाक है, लाइकलीहुड ऑफ मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा है कोयले में, मॉइस्चर की वजह से, बाकी सब चीजों की वजह से, सिग्निफिकेंट एफिशिएंसी। अरे और भी डेफिशिएंसीज है इसी पॉइंट को लेकर, मल्टीपल, वहां पे सेग्रीगेशन नहीं है, वहां पे ट्रेन्ड स्टाफ नहीं है, वहां पे सिस्टम नहीं है, वहां पे ऑथराइजेशन नहीं है, एक साथ बहुत सारी डेफिशिएंसी आ रही है, सिग्निफिकेंट हो सकती है। ससेप्टिबिलिटी, नेचर ऑफ एसेट ही ऐसा है, नेचर ऑफ लाइबिलिटी ऐसी है कि यार गलती होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, ससेप्ट उसका बेसिक नेचर ही वैसा है। आप बोलेंगे सर लाइक्लीहुड, जब हमको ऐसा दिख रहा है यार गलती बहुत होगी, दैट इज लाइक्लीहुड। नेचर ऐसा है कि बड़े आसानी से गलती होती है, उसको बोलते हैं आसानी से हो जाना, उसको बोलते हैं ससेप्टिबिलिटी। फिर सब्जेक्टिविटी, अरे यार यहाँ पे बहुत अंदाजा लगाना पड़ता है, चेंजेस फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, कॉम्प्लेक्सिटी है, ऐसी चीजें अगर आपको मिले तो सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी वहां पे आ जाती है। फिर आपको ऐसा दिखे बड़े इंपॉर्टेंट कंट्रोल्स गायब है, पब्लिक फोरम, अरे पीरियड एंडिंग जो अकाउंट, आखिरी में जो अकाउंटिंग एंट्रीज है उसके लिए कोई कंट्रोल नहीं है, फ्रॉड प्रिवेंशन डिटेक्शन के लिए कोई कंट्रोल नहीं है, आउटसाइड नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस जो बड़े बड़े अजीबोगरीब ट्रांजैक्शन उस पर कोई कंट्रोल नहीं है, रिलेटेड पार्टी पे कोई कंट्रोल नहीं है, अकाउंटिंग पॉलिसीज सिलेक्शन एप्लीकेशन पे कोई कंट्रोल नहीं है, मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल इंटरनॉइड का कोई सिस्टम नहीं है, इतनी बड़े बड़े कंट्रोल मिसिंग है, तो वो सिग्निफिकेंट डिफिशियंसी। कब कम्युनिकेट करना चाहिए? लिस्टेड कंपनीज में सभी बड़ी बड़ी चीजें फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करने से पहले बता दो। हो सकता है उनके ऊपर जिम्मेदारी हो कि सिस्टम की डेफिशिएंसीज स्टॉक एक्सचेंज को बताए, किसी अथॉरिटी को बताए, उनको जल्द से जल्द बता दो। मतलब कब? आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनलाइज करने से पहले, क्योंकि उसके पहले तो कोई रिपोर्टिंग होती नहीं है। बाकी एंटिटीज में फाइनेंशियल स्टेटमेंट साइन हो जाने दो, ऑडिट रिपोर्ट फाइन होने दो, असेंबली ऑफ ऑडिट फाइल होती है ना 60 दिनों के अंदर, उसके पहले बता दो। लिस्टेड कंपनी में बहुत फास्ट बता दो, अदर एंटिटीज में रिलैक्स, ऐसे भी किसी को कुछ बताना नहीं होता वहां पे, हमेशा पहले ओरल कम्युनिकेशन फिर रिटर्न कम्युनिकेशन कर लो। ऐसे 299 ज्वाइंट ऑडिट, भाई साहब अगर ज्वाइंट ऑडिट कर रहे हो तो कॉमन एंगेजमेंट लेटर बनाना पड़ेगा, सभी जितने भी ज्वाइंट ऑडिटर्स है उनके पार्टनर्स की मैनेजमेंट पर्सन को जमा करना पड़ेगा, सबको मिलकर ज्वाइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी बनानी पड़ेगी, ज्वाइंट ऑडिट प्लान बनाना पड़ेगा। ये प्लान बनाते वक्त अपना जो प्रीवियस एक्सपीरियंस है वो पूरा लो, इस असाइनमेंट का जो पी है प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी परफॉर्म की थी उसमें जो भी जानकारी मिली सब लेना चाहिए, और क्या तय करना चाहिए, सबसे इंपॉर्टेंट डिवीजन ऑफ एरिया तय करो कि भाई बिजनेस वाइज बांटेंगे कि ज्योग्राफिकल एरिया वाइज बांटेंगे, इनकम एक्सपेंस एसेट लायबिलिटी बांटेंगे, कौन से एरिया बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, नेचर ऐसा है कि उसको बांट नहीं सकते, डेफर्ड टैक्स एसेट का एरिया बांट नहीं सकते, हम लोग फॉरेन ब्रांचेस बांट नहीं सकते, ठीक है, इंपेयरमेंट बांट नहीं सकते, उन सबको कॉमन एरिया में रख दो। एरिया का डिवीजन कौन से बांटेंगे, कौन से कॉमन रहेंगे, फिर ये भी तय कर लो कि कौन कितने रिसोर्सेस लाएगा, कौन कितने लोग लाएगा, कितने समय के लिए लाएगा। फिर सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसका असर टीम पे बनता है, भाई मटेरियलिटी कितनी होगी, ऑडिट रिस्क कितनी होगी, टीम पे असर पड़ता है, टोटल टाइम कितना होगा, वो आप तय कर लीजिए, रिपोर्टिंग कब कब करनी है और क्या फॉर्मेट में करनी है वो तय कर लीजिए। ये इंपॉर्टेंट बातें स्ट्रेटेजी में तय हो जानी चाहिए। जो आपने अलोकेशन तय किया है वो लिख लीजिए, डॉक्यूमेंट कर लीजिए, सभी ऑडिटर की सिग्नेचर करके टीसीडब्ल्यूजी को बता दीजिए, क्योंकि आपस में कोई डिस्प्यूट ना हो और ऑडिटर और टीसीडब्ल्यूजी के बीच में डिस्प्यूट ना हो। बहुत बढ़िया, जॉइंट ऑडिट स्ट्रेटेजी आपकी बन गई। अब सब लोग अपने अपने एरिया में जाएंगे, रिस्क असेसमेंट करेंगे, और रिस्क असेसमेंट में जो जानकारी मिली, रिस्क मिली, खुद तो डॉक्यूमेंट करो, दूसरों को भी बताओ। यस, दूसरों को भी बताइए। इनफैक्ट आपके एरिया की आप किस तरह की ऑडिट प्रोसेस परफॉर्म कर रहे हैं ये खुद तय करके दूसरों को भी बताओ। कॉमन एरिया की तो ऑडिट प्रोसेस आपस में तय करके डिस्कस करके आप उसको डॉक्यूमेंट करिए, दूसरों को सब पता होना चाहिए कि आप क्या करने वाले हो, ताकि आपके एरिया से रिलेटेड कुछ मिले तो आपको बता दें। रिटर्न रिप्रेजेंटेशन लेटर लेना चाहिए अपने कंपनी के लोगों से, सब मिलकर लेना चाहिए, सारी बातें लिखवा कर। ये ज्वाइंट जिम्मेदारियों में आता है। चलिए अभी इनकी जिम्मेदारियां क्या है वो हम लोग देखते हैं। ज्वाइंट ऑडिटर्स की कुछ स्पेसिफिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, स्पेसिफिक सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटीज। जो एरिया डिवाइड हो चुका है उसकी जिम्मेदारी सब ऑडिटर्स की अपनी अपनी है। उस एरिया का रिस्क असेसमेंट ये लोग खुद करेंगे, उस एरिया के इंटरनल कंट्रोल्स को समझ के उसको टेस्ट खुद करेंगे, उस एरिया के नेचर टाइमिंग एक्सटेंट ऑडिट प्रोसीजर के खुद तय करके उसको परफॉर्म करेंगे। ये सेपरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। किसी एरिया में फ्रॉड मिला तो वो ज्वाइंट ऑडिटर जिम्मेदार रहेगा, बाकी लोग जिम्मेदार नहीं रहेंगे। फिर ज्वाइंट एंड सेवरल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहां पे? जो कॉमन एरिया है जो डिवाइड ही नहीं हुए थे, ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है उस एरिया से रिलेटेड जितने भी हमने डिसीजंस लिए हैं कि कितने लोग ऑडिट करेंगे, कैसे करेंगे, क्या प्रोसेस होंगे, ये ज्वाइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। अगर ऑडिट के दौरान कोई ज्वाइंट ऑडिटर दौड़ते दौड़ते आता है, अरे फॉरेन ब्रांच मिल गई, अरे ये कॉम्प्लिकेटेड एरिया है मुझसे ना हो पाएगा, कॉमन में डाल दो, बाकी सब अग्री करते हैं तो उसको कॉमन में डाल दो। पहले 3 पॉइंट आपके ज्वाइंट कॉमन एरिया को लेकर है। फिर लॉ कंप्लायंस, जितने भी इंपॉर्टेंट आपके जो लॉ लगते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लगने वाले जो लॉ है उसका कंप्लायंस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। फाइनेंशियल स्टेट जैसे शेड्यूल 3 जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा।
प्रेजेंटेशन और डिस्क्लोजर नोट्स टू अकाउंट्स बराबर बने हैं ना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। ऑडिट रिपोर्ट बराबर बनी है ना, जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी में आएगा। लीगल कंप्लायंस जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिट रिपोर्ट जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, यस, आपस में बेहतरीन कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। एक जॉइंट ऑडिटर को अगर दूसरे जॉइंट ऑडिटर के एरिया से रिलेटेड कोई भी जानकारी मिलती है, इंपॉर्टेंट जानकारी मिलती है, उसको राइटिंग में कम्युनिकेट करना चाहिए ऑडिट रिपोर्ट साइन होने से पहले। अगर कर दिया तो जिसको जानकारी थी वो जिम्मेदार, नहीं तो जिसके पास जानकारी थी बताई नहीं वो जिम्मेदार। ऐसे कौन से मामले होते हैं? राडा, आर स्टैंड फॉर रेलेवेंट। अरे उसके एरिया से रिलेटेड है कोई मामला, उसके एरिया से रिलेटेड कोई बात है, हमको एक नकली डेटर के बारे में पता चला है, हमारे एरिया में भी था वो, दूसरे के एरिया में भी, उसको बताओ। अटेंशन, हमारे एरिया की बात है, बहुत बड़ी बात है, फ्रॉड पता चला है, बता दो। ऐसी कुछ बातें जिसको आपको अथॉरिटीज को डिस्क्लोज करना है या फिर आप कंफ्यूजन में है, डिस्कस करना है, बता दो, आपस में चर्चा कर लो। ऐसी कुछ बातें हैं, ठीक है, जो अदर जॉइंट ऑडिटर को मदद करेगी बेहतर जजमेंट्स बनाने में, अपने एरिया के बेहतर जजमेंट्स बनाने में। बिल्कुल उससे कम्युनिकेशन करो, अगर वो जजमेंट इंप्रूव करता है अदर ऑडिटर कर, तो क्या हम अदर ऑडिटर पे भरोसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, डेफिनेटली, ठीक है। हम बिल्कुल भरोसा करते हैं कि अदर ऑडिटर ने अपना काम सिस्टमैटिक, अपना काम किया होगा, अपना काम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग के हिसाब से सिस्टमैटिकली किया होगा। करने के बाद अगर उसको कोई भी गलती पता चली होगी, एफआरएफ फॉलो नहीं हुआ, कोई भी ऑब्जर्वेशन होगा, सब वो मुझे बताएगा भी। मैं उसके काम पे कोई रिव्यू नहीं करना, टेस्ट नहीं करना, पूरा भरोसा करो। इनफैक्ट कभी कभी कुछ ब्रांचेस का ऑडिट जॉइंट ऑडिटर कर लेता है, आप पूरा भरोसा दिखाइए कि इसने बराबर ऑडिट किया होगा, ब्रांच का एकदम सही ऑडिट रिपोर्ट इसने बनाई होगी, उसकी ऑडिट रिपोर्ट में लिखा हुआ है कि ट्रू एंड फेयर, सब कुछ बराबर है, मतलब सारे लीगल कंप्लायंसेस हुए होंगे वहां पे और सही में फाइनेंशियल स्टेटमेंट ट्रू एंड फेयर होंगे। पूरा भरोसा करो कि उसने बराबर काम किया होगा। फिर आपकी बात में कंक्लूजन, जितने भी मुद्दे मिले थे ना आखिरी में, सब लेकर बैठ जाओ और आपस में चर्चा करो कि भैया ओपिनियन क्या बनाना है। अगर ये आपस में अग्री करके तो कंबाइंड ऑडिट रिपोर्ट बना दो, सब लोग उसको साइन मार दो, कॉमन ऑडिट रिपोर्ट बना दो। अगर ये डिसअग्री हो गए तो फिर आपको मेजॉरिटी रूल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। जो लोग, अगर 4 में से 3 लोग बोलते क्लीन रिपोर्ट, तो वो अपनी अलग रिपोर्ट बनाएंगे। एक बंदा बोलता क्वालिफाइड, वो अपनी अलग बनाएगा। जो बंदा अपनी अलग रिपोर्ट बना रहा है उसको बोलते सेपरेट रिपोर्ट। जो 3 लोग मिलकर बना रहे हैं उसको बोलते कंबाइंड रिपोर्ट, कॉमन रिपोर्ट। तो अलग अलग रिपोर्ट्स बनेगी, जितने ग्रुप से उसके हिसाब से उतनी रिपोर्ट्स बन जाएगी। खास बात, सेपरेट रिपोर्ट में हम ओएमपी डाल के बोलेंगे एक कॉमन रिपोर्ट भी है उसको पढ़ लेना, कॉमन रिपोर्ट में ओएमपी डाल के बोलेंगे कि एक सेपरेट रिपोर्ट भी है उसको पढ़ लेना, ताकि पढ़ने वालों को सबको पता रहे कि 2 तरह की रिपोर्ट्स है। तो लोग क्या करेंगे, पढ़ के समझेंगे कि भाई किस पे भरोसा करे किस पे ना करे, जानकारी पूरी मिलनी चाहिए। अब ऐसे 300 प्लानिंग के पहले क्या होना चाहिए? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी होनी चाहिए, बिठाकर जानकारी लो, प्लानिंग में पहले स्ट्रेटेजी बनाओ, फिर डिटेल प्लान बनाओ। और अगर पहला ऑडिट है, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, तो थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ती है। प्लानिंग के बाद में चेंजेस हो सकते हैं, डॉक्यूमेंट करके रखो, करेक्ट। और इसके एडवांटेज डिसएडवांटेज हम लोग देखेंगे। ये एक सिंपल सा मैप है। प्लानिंग के पहले पीए होता है, प्लानिंग में स्ट्रेटेजी और प्लान बनाते हैं, एडिशनल काम करना पड़ता है अगर पहली बार ऑडिट कर रहे हैं, इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट, और प्लानिंग के बाद में चेंजेस भी हो सकते हैं, डॉक्यूमेंटेशन। अब प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी क्या है? बंदे को सामने बिठाकर पूरी जानकारी लो और सोचो ध्यान से कि ये असाइनमेंट इस साल फिर से, हर साल क्लाइंट को बिठाना, जानकारी लेना, इस साल कंटिन्यू करना है कि नहीं करना है, सामने वाले के ऊपर विश्वास हमारा बरकरार है ना, हमारे पास कॉम्पिटेंस है ना, कोई सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम्स तो नहीं उसके साथ में। ये हर साल बिठाकर करना है। इसमें कभी कभी पता चलता है कुछ लोगों की नीयत खराब है, तो स्ट्रैटेजी बनाते वक्त उनका नाम लिखते हैं, इनसे मिलने वाली सारी जानकारी 2 बार 3 बार चेक करो, बाहर वालों से चेक करो। फिर तो असाइनमेंट करना, प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट हम सोचते हैं असाइनमेंट करना है कि नहीं करना है। फिर हम लोग सोचते हैं एथिकल 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 रहने के लिए, इंडिपेंडेंट रहने के लिए क्या करना पड़ेगा। ठीक है, हमको पता चलेगा अरे यार यहाँ पे कुछ रिश्तेदार है, उनको बाहर करना पड़ेगा, कुछ लोगों से शेयर्स बिकवाने पड़ेंगे, वो भी स्ट्रैटेजी बनाने में काम आता है। फिर एंगेजमेंट लेटर साइन होता है, उसमें बोला था सारी सभी नए ब्रांचेस का ऑडिट हम करेंगे पहले 2 साल, स्ट्रैटेजी में लिखनी पड़ेगी। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी के अंदर 3 बातें होती है और इससे मिलने वाली जानकारी स्ट्रैटेजी बनाने के लिए बड़े काम की होती है। अब स्ट्रैटेजी हम किसकी बनाते हैं? शॉर्टकट है, राजस्थान सीआरपीएफ की जगह एसआरपीएफ कर दो, स्टेट रिजर्व पुलिस फोर्स, इसको एस को हाईलाइट कर दो। आर फॉर, सबसे पहले स्ट्रेटेजी आप बनाइए, रिसोर्सेज की, कितने लोग लगेंगे, अलग अलग लोग लगेंगे, कितने टाइम के लगेंगे, उसकी स्ट्रेटेजी बना लो। फिर आप स्कोप, आप स्ट्रेटेजी के अंदर तय करो, आप पूरी कंपनी कवर कर रहे हो, कुछ ब्रांचेस कवर कर रहे हो, पूरा ग्रुप कवर कर रहे हो, आपका कवरेज कितना रहेगा, उसकी स्ट्रेटेजी आप बना लीजिए। आप इंटरनल ऑडिटर की मदद लोगे नहीं लोगे, आप कवरेज तय करिए,
कौन सी एक्टिविटीज आप परफॉर्म करेंगे, कौन सी दूसरों से करवाओगे, वो आप तय कर लीजिए। फिर रिपोर्टिंग, आपको क्वार्टरली रिपोर्ट मंथली करनी है, क्वार्टरली करनी है, रिपोर्ट कौन सी बनेगी, कौन से फॉर्मेट में बनेगी। फिर पी स्टैंड फॉर प्रिलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी से आपको जो भी नॉलेज मिला होगा सब जमा कर लो। लोगों को लेकर आपको नॉलेज मिला होगा, एथिक्स और इंडिपेंडेंस के रिलेटेड इश्यूज मिले होंगे, टर्म्स ऑफ एंगेजमेंट, उसको स्ट्रैटेजी बनाने में काम लाओ। फैक्टर्स, सिग्निफिकेंट फैक्टर्स, जो सिग्निफिकेंट फैक्टर जिसका टीम पे भारी असर पड़ता है काम करते वक्त, मेहनत कम करनी है ज्यादा करनी है, देखो शॉर्टकट है क्रीम। चेंजेस, जहां जहां चेंजेस है, चेंजेस इन लॉ है, चेंजेस इन उससे छोटा इंडस्ट्री बिजनेस एफआरएफ, वहां पे टीम को लगा दो। जहां पे रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बहुत ज्यादा, टीम को लगा दो। जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम आपको लग रहा है इस बार ठीक नहीं हो सकते, लगा दो। मटेरियलिटी लेवल तय कर लो। ये ऐसे फैक्टर्स है जो तय करते हैं मेहनत कहां पे कम कहां पे ज्यादा करनी है। इसके बाद में डेवलपिंग प्लान, तीन तरह के प्लान बनते हैं। पहला बनता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर का प्लान, उसको लगाते हैं। उसके बाद बनता है फर्दर ऑडिट प्रोसीजर। फर्दर ऑडिट प्रोसीजर में दो चीजें आती है आपकी, उसमें आता है आपका टेस्ट ऑफ कंट्रोल, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, उसका प्लान बनाओ। फिर जरूरत पड़े तो आप अदर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान बना लो। अब इसमें मैं आपको बता दूं, हो सकता है कि पूरे ऑडिट में एक साथ आपने पहले रिस्क असेसमेंट किया, फिर फर्दर ऑडिट प्रोसीजर की, फिर अदर ऑडिट प्रोसीजर की, या फिर हो सकता है किसी एरिया में, इसी एरिया को आप पूरा कंप्लीट कर ले रहे हो, फिर अगले एरिया का रिस्क असेसमेंट, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर, ऐसा भी हो सकता है। दोनों चीजें, ओवरऑल भी जा सकते हो, एरिया वाइज भी जा सकते हो। अब अगर इनिशियल ऑडिट एंगेजमेंट है, आप पिछले साल आपने ऑडिट नहीं किया था, अगर ऐसी सिचुएशन है पिछले साल आपने ऑडिट नहीं किया था, आप ठीक है पहली बार ऑडिट कर रहे हो, तो उसके अंदर खास बात क्या होती है, केयरफुली बहुत दिमाग लगाकर सोचना पड़ता है, एक्सेप्ट करे या ना करे, और पुराने बंदे से कम्युनिकेशन, ये दो नई चीजें होती है। कौन सी एडिशनल बातें होती है, देखो ऑडिटर सिलेक्शन की मीटिंग इस साल नई बातें क्या है, ऑडिटर सिलेक्शन की मीटिंग हुई होगी, उसमें बहुत बातें डिस्कस हुई होगी, उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातें निकल कर आई होगी, उसको ध्यान में रख के स्ट्रैटेजी बनाइए। प्रीडिसेसर ऑडिटर से कम्युनिकेशन एक ही बार होता है, ये पहले ऑडिट में होता है, उसको ध्यान में रख के आप बनाइए। सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल के अंदर हो सकता है कुछ नए, जो सीए फर्म की सिस्टम ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है उसमें हो सकता है ऐसा बोला हो कि पहली स्ट्रैटेजी बनेगी ना, पहला स्ट्रैटेजी और प्लान दूसरे पार्टनर से अप्रूव करवाना, तो वैसा अप्रूव करवा लो। ओपनिंग बैलेंस को चेक करने की पूरी तैयारी करवाओ। ऑडिटर सिलेक्शन पहली बार हुआ, प्रीडिसेसर से कम्युनिकेशन पहली बार हुआ, ठीक है, आपका सिस्टम कुछ बोलता है, ओपनिंग बैलेंस, ये चार बातें सोचनी पड़ती है। चेंजेस, अरे हो सकते हैं ना चेंजेस, प्लान डेफिनेटली, स्ट्रेटेजी बनने के बाद में, प्लान बनने के बाद में उसमें चेंजेस इन कंडीशन, अरे इकोनॉमी पहले रिसेशन पे थी, अब बूम पे आ चुकी है, चेंज, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो गए, एक्सीडेंट्स हो गए हैं, कैटास्ट्रॉफ आ गया है, सोचा नहीं था उसके बारे में हम लोगों ने, अरे ऑडिट करते वक्त टेस्ट ऑफ कंट्रोल फेल हो गए हैं, फ्रॉड निकल कर आए हैं। अगर ऐसे बाहर के कंडीशंस बदल गए, नए इवेंट्स हो गए, ऑडिट में नई नई बातें मिल रही है, तो आपको आपकी स्ट्रैटेजी और प्लान को बदलना पड़ेगा। पहले स्ट्रैटेजी बदलो फिर प्लान बदलेगा। कभी कभी ऐसा होता है पहले प्लान बदलते चेकिंग करने का, फिर जानकारी लेके स्ट्रैटेजी बदलते हैं, तो वाइस वर्सा भी हो सकता है। क्या डॉक्यूमेंट करना पड़ेगा, ओवरऑल ऑडिट स्ट्रैटेजी के बारे में बताइए कि आपने जो भी बड़े बड़े डिसीजंस लिए हैं, लोगों को लेकर, टाइमिंग को लेकर, मेथड को लेकर, प्रोसेस को लेकर, कम्युनिकेशन को लेकर, सब कुछ डॉक्यूमेंट कर लो। ऑडिट, आपका जो ऑडिट प्लान है उसको लेकर तीन तरह के प्लान है, रिस्क असेसमेंट का प्लान, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान, अदर ऑडिट प्रोसीजर का प्लान, ये सारे प्लान आप डॉक्यूमेंट कर लीजिए। इसके अंदर आपके चेकलिस्ट आ जाएंगे, आपके प्रोग्राम्स, आपके चेकलिस्ट, हर एरिया के डॉक्यूमेंट करिए। फिर चेंजेस, आपके स्ट्रेटेजी और प्लान में जो भी चेंजेस है, क्यों चेंजेस हुए, क्या चेंजेस है, ठीक है, और चेंजेस को कैसे इंप्लीमेंट किया गया, ये आपने डॉक्यूमेंट कर लेना चाहिए। प्लानिंग के एडवांटेज डिसएडवांटेज क्या हो सकते हैं, सबसे पहले आप, अगर आपने प्लानिंग अच्छे से कर लिया ना, बहुत आपने सोच लिया पोटेंशियल प्रॉब्लम क्या आ सकते हैं, पहले से आपके दिमाग में क्लैरिटी आती है, भाई टाइम कम पड़ सकता है, भाई गोइंग कंसर्न में इशू हो सकता है, भाई एक्सपर्ट लग सकता है, फिर आप उसके हिसाब से असिस्टेंट सिलेक्ट करते हो, बहुत बढ़िया, सिलेक्शन में आपको आसानी मिलती है। ऑडिट प्रोग्राम आप समझाते हो लोगों को, और सबका उसके ऊपर नाम लिखते हैं, कौन क्या करने वाले, लोग जिम्मेदारी से काम करते हैं यार, बने बनाए इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं, उनको ऑडिट करने में बहुत मजा आता है, इंपॉर्टेंट एरियाज छूटते नहीं, उस पर अच्छा खासा टाइम लग जाता है, कोई ओवरलुकिंग नहीं होती है, मिस्टेक छूटने के चांसेस कम हो जाते हैं। सुपरविजन करने वालों को बहुत काम आता है कि भाई इतनी देर में इतना काम होना था, हुआ कि नहीं हुआ, नहीं हुआ तो कंट्रोल कैसे करें, कंट्रोलिंग, भाई कितने लोगों को बढ़ाए, भाई नंबर ऑफ आवर्स दिन के कितने बढ़ाए, कितना ओवर टाइम करवाए, कंट्रोल करना, चीजों कंट्रोल करना आ जाता है। कोऑर्डिनेशन, जब पता होता है ना खुद कब क्या करने वाले, तो दूसरों से कोऑर्डिनेट करना आसान हो जाता है। और फ्यूचर ईयर में बहुत, फ्यूचर्स में बहुत ज्यादा, फ्यूचर ईयर में बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, और कोई हमको निग्लिजेंट हमको बिल्कुल भी नहीं बोल सकता। डिसएडवांटेज क्या है, कभी कभी काम ना मैकेनिकल हो जाता है, कुछ लोग ऐसा करना है, बस ऐसा करना है, बिना सोचे समझे, बिना बस करते जाते हैं, रिजिड, चीजें बदल गई है, सिचुएशन बदल गई, फिर भी वैसे की वैसे चीजों को लगा रहे हैं। इनएफिशिएंट लोग तो बहुत खुश हो जाते हैं, बस इतना बोला इतना ही करने का, कोई दिमाग नहीं लगाने का। चीजें मैकेनिकल होती है, बिना सोचे समझे लगाते हैं, रिजिड हो जाती है चीजें, इनएफिशिएंट लोग इसका मजा लेते हैं। एफिशिएंट लोग बेचारे जो ज्यादा काम कराते हैं, अच्छा काम कराते हैं, उनको गालियां पड़ती है, क्यों भाई प्लान में लिखा नहीं, तू क्यों कर रहा है। अगर आपको प्रॉब्लम्स दूर करना है ना, तो पहले प्रोग्राम को सोच समझ के बनाओ। हर हर अलग अलग तरह के बिजनेस, बिजनेस को अच्छे समझो, अरे प्रोडक्शन है कि सर्विस इंडस्ट्री है कि इंपोर्ट है कि एक्सपोर्ट है, वो समझो,
ठीक है, स्केल कितना बड़ा है, आप समझो बिजनेस कितना, बिजनेस कौन सा है, स्केल कितना बड़ा है, कितने बड़े बड़े ट्रांस, उसको ध्यान में रख के आप स्ट्रेटेजी और प्लान को बनाओ। इंटरनल कंट्रोल्स अच्छे हैं कि बुरे वो समझ के करो, पार्टिसिपेटिव अप्रोच रखो, सबको बोल, तू बोल क्या करना चाहिए, तू बोल क्या करना चाहिए, सब लोग मिलकर काम करो। और ऑडिट प्रोग्राम फ्रेम करने के बाद में आप कभी भी कुछ चेंजेस होते हैं, बिजनेस में चेंजेस है, उसके हिसाब से चीजों को आप बदलते रहिए, फ्लेक्सिबल रहिए, और सबको बोलिए मिनिमम रिक्वायरमेंट है, इससे कमियां दूर हो जाएंगी। 315 रिस्क मतलब क्या होता है, कोई भी चीज गलत होने के जो चांस होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं रिस्क। कोई भी ऑडिट में जाइए तो थोड़े समय के लिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम नहीं है ऐसा आप मान लीजिए, फिर सोचिए कहां कहां पे गड़बड़ हो सकती है। चांसेस दैट मिसस्टेटमेंट हैपन एट असर्शन ऑफ ट्रांजैक्शन बैलेंस एंड डिस्क्लोजर, वो सभी एरियाज को आप मार्क करिए। क्या मार्क करिए? इनहेरेंट रिस्क। फिर जहां जहां इनहेरेंट रिस्क है वहां वहां पे देखिए इंटरनल कंट्रोल सिस्टम कैसे है। चांसेस दैट इंटरनल कंट्रोल सिस्टम्स आर नॉट एबल टू प्रिवेंट, डिटेक्ट, करेक्ट मिसस्टेटमेंट्स, दैट इज कॉल्ड कंट्रोल रिस्क। इन दोनों कंबाइन करेंगे ना तो आपको पता चलेगा कि क्या गलती फाइनेंशियल स्टेटमेंट तक पहुंच गई है। चांसेस दैट data in financial statement is having material misstatements which are presented to auditor prior to audit for audit, उसमें गलती होने के कितने चांसेस है, वो आरएमएम है। धंधा कौन सा करना, कैसे करना, मैनेजमेंट के हाथ में, कंट्रोल रिस्क मैनेजमेंट के हाथ में, आरएमएम मैनेजमेंट के हाथ में। हमारे हाथ में क्या? डिटेक्शन रिस्क। चांसेस दैट अवर ऑडिटर की ऑडिट प्रोसीजर आइडेंटिफाई नहीं कर पाए मटेरियल मिसस्टेटमेंट को, उसको बोलते हैं डिटेक्शन रिस्क। हम लोग जितना बड़ा सैंपल रखेंगे सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएंगी, हम जितनी ज्यादा ऑडिट प्रोसीजर को लगाएंगे, अच्छे से लगाएंगे, नॉन सैंपलिंग रिस्क कम हो जाएगी। ऑडिटर क्या करता है? डिटेक्शन रिस्क को इनवर्सली एडजस्ट करता है, जहां पे आरएमएम ज्यादा है वहां पे इतनी मेहनत करता है, इतनी अच्छी प्लानिंग मेहनत करता है कि डिटेक्शन रिस्क कम हो जाए, एंड वाइस वर्सा। ऐसे करने से वो एफिशिएंट इफेक्टिव रहता है। ऑडिट रिस्क मतलब क्या? चांसेस दैट फाइनल ओपिनियन गलत हो जाए, उसको हम बोलते हैं ऑडिट रिस्क। अरे भाई साहब, जहां पे आपको गलतियां बतानी थी, मॉडिफाई करना था ओपिनियन, वहां पे आप अनमॉडिफाइड देके आ गए, अनर्थ कर दिया आपने। ऐसे अनर्थ होने के चांसेस को हम लोग बोलते हैं ऑडिट रिस्क। अब इनहेरेंट रिस्क के बारे में थोड़े समय के लिए अज्यूम कर लो इंटरनल कंट्रोल्स नहीं है, फिर सोचो कि कौन से ट्रांजैक्शन बैलेंस डिस्क्लोजर के कौन से असर्शन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट के चांसेस है इंडिविजुअली एग्रीगेट में, उसको बोलते हैं इनहेरेंट रिस्क। जहां पे बिजनेस रिस्क होती है, नुकसान होने के चांसेस होते हैं, वहां पे एसेट ओवर वैल्यूएशन के चांसेस होते हैं, लायबिलिटी अंडर वैल्यूएशन के चांसेस होते हैं, इनहेरेंट रिस्क। जहां पे कॉम्प्लेक्सिटी कैलकुलेशन में, इनहेरेंट रिस्क। जहां पे बहुत अंदाजे लगाने, एस्टिमेट, इनहेरेंट रिस्क। कभी कभी तो सिचुएशन ऐसी होती है, ऐसे फैक्टर्स होते हैं कि ऐसी इनहेरेंट रिस्क होती है जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे आइटम से फर्क डालती है। वर्किंग कैपिटल के लिए पैसे कम पड़ गए, हमारा लाइसेंस कैंसिल हो गया, गोइंग कंसर्न पे इफेक्ट पड़ जाता है, बहुत सारे आइटम्स के एसेट्स के और लायबिलिटी के वैल्यूएशन पे इंपैक्ट पड़ जाता है। ठीक है, आपका सॉफ्टवेयर गड़बड़ा गया, बहुत जगह फर्क पड़ जाता है। तो इनहेरेंट रिस्क ऐसी हो सकती है तो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बहुत सारे फैक्टर्स, बहुत सारे आइटम्स पे असर डाले। कंट्रोल रिस्क, जब इंटरनल कंट्रोल्स गलती को प्रिवेंट नहीं कर पाए, करेक्ट नहीं कर पाए, डिटेक्ट करे करेक्ट नहीं कर पाए, तो वो कंट्रोल रिस्क है। अब क्या होते हैं रीजंस? अरे भाई, इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बराबर बनाया ही नहीं, या फिर बराबर इंप्लीमेंट नहीं किया, या फिर मेंटेन बराबर नहीं कर रहे। आप इसको पूरी तरीके से जीरो नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते कंट्रोल रिस्क को जीरो? अरे भाई साहब, टॉप मैनेजमेंट कभी भी ओवरराइड कर देता है, सिस्टम्स को तोड़ देता है। मिड लेवल मैनेजमेंट में आपस में कोल्यूजन हो जाते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट में ह्यूमन एरर हो जाता है। असेसमेंट सेपरेट भी हो सकता है, कंबाइन भी हो सकता है, क्वांटिटी भी हो सकता है, क्वालिटी भी हो सकता है। अरे अगर बड़ा क्लाइंट है जहां पे इंटरनल कंट्रोल सिस्टम बहुत अच्छा है, सब कुछ वेल डिफाइंड है, पहले प्यार से इनहेरेंट रिस्क निकालेंगे, फिर प्यार से कंट्रोल रिस्क निकालेंगे, फिर दोनों को कंबाइन करके आरएमएम का निकालेंगे, उसको बोलते हैं सेपरेट असेसमेंट। छोटे क्लाइंट में इतनी नौटंकी नहीं चलेगी, एक साथ आरएमएम निकालो, उसको बोलते हैं कंबाइंड असेसमेंट, आरएमएम निकालो। फिर आपका रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, दो चीजों को, चांसेस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर डाटा मटेरियल मिसस्टेटमेंट व्हिच इज गिवन टू ऑडिटर बिफोर ऑडिट, प्रायर टू ऑडिट, उसको आरएमएम बोलते हैं। दो होते हैं, इनहेरेंट रिस्क और कंट्रोल रिस्क। डिटेक्शन रिस्क की अगर हम लोग बात करते हैं कि ऑडिट प्रोसीजर्स गलतियां पकड़ नहीं पाएगी, वो डिटेक्शन रिस्क होता है। अगर आप डिटेक्शन रिस्क को काबू में रखना, काम अच्छी प्लानिंग करो, जोरदार अच्छे लोगों को, नॉलेजेबल लोगों को लेकर आओ, सबको बोलो अलर्ट रहेंगे, प्रोफेशनल स्केप्टिज्म, जो भी डॉक्यूमेंट तुमको दिया जाए उनका अच्छा डीएसआर कराओ, डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू करवाओ। इंटर रिलेशनशिप, अगर हम लोग बात करते हैं इंटर रिलेशनशिप की, हम बोल क्या है, डिटेक्शन रिस्क को आप इनवर्सली एडजस्ट करो। ये इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, आरएमएम तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, मैनेजमेंट के हाथ में है, डिटेक्शन रिस्क हमारे हाथ में, उसको इनवर्सली एडजस्ट करो। इस तरीके से इनवर्सली एडजस्ट करो कि जो ऑडिट रिस्क है वो काबू में रहे। अरे देखो, स्ट्रैटेजी बनाते हम तय कर लेते ऑडिट रिस्क 1% चाहिए, 3% चाहिए, 10% चाहिए, इस तरीके से एडजस्ट करो कि काबू में रहे चीजें, ऑडिट रिस्क काबू में रहे। अब ऑडिट रिस्क में क्या आता है वो हम देख चुके हैं, क्या चीजें नहीं आती ऑडिट रिस्क में। चांसेस कि हम लोग मॉडिफाइड ओपिनियन दे दे जहां पे क्लीन देना चाहिए था, भैया ऐसे होने के चांसेस बहुत कम होते, रेयर है, उसको नहीं आते। और ओपिनियन गलत होने की वजह से ऑडिट फर्म के बिजनेस पे क्या असर पड़ेगा, कितना नुकसान होगा, कितने क्लाइंट छोड़कर जाएंगे, वो भी नहीं होता। ऑडिट रिस्क डिपेंड करता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट कितने गंदे हैं, आरएमएम, और तुमने कितनी मेहनत की, डिटेक्शन रिस्क। आरएमएम डिपेंड करता है इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क के ऊपर। अब आपके रिस्क असेसमेंट प्रोसेस, हाउ टू कलेक्ट इंफॉर्मेशन,
रिस्क असेसमेंट, जानकारी कैसे इकट्ठा करें? अरे भैया, रिस्क पता करने के लिए आपको बहुत सारी जानकारी इकट्ठा करनी पड़ती है एंटिटी एंड इट्स एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम की, ताकि उसकी मदद से अगला स्टेप कर सके टू आइडेंटिफाई असेस रिस्क। कैसे करेंगे? पूछताछ करो, टीसीडब्ल्यूजी के लोग, मैनेजमेंट के लोग, सिस्टम के लोग, ऑडिटर्स, एम्प्लॉय, सबसे जानकारी इकट्ठा करो। जाओ, जाके ऑब्जर्वेशन, इंस्पेक्शन, फैक्ट्रीज को देखो, डॉक्यूमेंट्स को देखो, बड़ी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है। एनालिटिकल प्रोसीजर, ये 3 तरीके होते हैं जानकारी इकट्ठा करने के। क्या जानकारी इकट्ठा करो? अंडरस्टैंडिंग एंटिटी, क्या जानकारी इकट्ठा करो? भैया इकोनॉमी कैसी है, ग्रोइंग है, डिक्लाइनिंग, उससे छोटा कौन सा? इंडस्ट्री, ओलिगोपोली है, मोनोपोली है, उससे छोटा? रेगुलेटर है, नहीं है? फिर कंपनी में सबसे बड़ा कौन है, ओनर कौन है, डिसीजंस कौन लेता है, कौन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लेता है कि कोई 2-3 लोग है वो देते हैं, गवर्नेंस स्ट्रक्चर कौन है, फिर पैसा कहां से आया हुआ है, इन्वेस्टमेंट कौन से बिजनेस में किया है, कौन से रीजन में इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, कितना इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, ऑपरेशंस कैसे है, मैनुअल है, ऑटोमेटेड है, सेंट्रलाइज है, डिसेंट्रलाइज है, अकाउंटिंग करने के लिए फ्रेमवर्क कौन सा है, सिलेक्शन एप्लीकेशन ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसी कौन करता है, अग्रेसिव है, कंजर्वेटिव है, आज लगाने के बाद फाइनेंशियल स्टेटमेंट बने, परफॉर्मेंस कैसा है, ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो रहे कि नहीं हो रहे, जो स्ट्रेटजीज बनाई थी वो सक्सेसफुल हो रही कि नहीं हो रही, ये सीक्वेंस में याद रखो, सीक्वेंस में याद रखना बहुत जरूरी है। फिर अगला स्टेप होता है आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग रिस्क। जानकारी इकट्ठा कर ली, अब रिस्क को 2 इसमें बांटना पड़ता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल, असर्शन लेवल। जब ऐसा लगता है कहीं पर भी गलती हो सकती है, अरे भैया नया सॉफ्टवेयर है, कहीं पर भी गलती हो सकती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। अरे मैनेजमेंट की नीयत खराब है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क। आपको पता है कि स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन में, इस आइटम की इस जानकारी में गड़बड़ होने के चांसेस है, उसको हम लोग बोलते हैं असर्शन लेवल रिस्क। असर्शन का मतलब पहले भी हमने डिस्कस किया हुआ है, आगे देखेंगे हम लोग। अब आपको 2 लेवल पे बांटना पड़ता है, इसमें होता क्या है, 4 स्टेप करने पड़ते हैं। रिस्क असेसमेंट में जानकारी मिलने के बाद में कंटिन्यूसली सोचना पड़ता है कि वेयर थिंग्स कैन गो रॉन्ग, कहां पे चीजें गलत हो सकती है, वेयर थिंग्स कैन, कंटिन्यूसली रिस्क के बारे में सोचना पड़ता है, कहां चीजें गलत हो सकती है। फिर सोचना पड़ता है इज इट रिलेटेड टू अ पर्टिकुलर असर्शन, तो उसको असर्शन लेवल रिस्क बोल देंगे। इज इट रिलेटेड टू मेनी असर्शंस, इज इट अफेक्टिंग मेनी आइटम्स, तो उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट लेवल रिस्क बोल देंगे। ये भी देखना पड़ता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गलती कितनी है, कितने रुपए की गलती हो सकती है, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, प्रोबेबिलिटी कितनी है, कितनी बड़ी गलती हो सकती है, करेक्ट। वो हमारे लिए लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड हमको देखना पड़ता है, लाइक्लीहुड और मैग्नीट्यूड हमको देखना पड़ता है, दैट विल बिकम हमारे लिए सिग्निफिकेंट रिस्क बन जाता है वो।